चैप्टर 21 ऋषभ की कमजोरी। राजू और पांडु सिंघानिया विला के बाहर दूर से नजरें गड़ाए हुए थे। तभी उनके एक साथी का कॉल आया। हाँ बोल रंगीला, क्या हुआ? राजू ने फोन पर बात करते हुए कहा। राजू की आवाज सुनकर फोन की दूसरी तरफ से एक आवाज आई। सुन राजू, बॉस ने कहा है कि ध्यान से उस ऋषभ सिंघानिया की हर हरकत पर पैनी नजर बनाए रखना। हाँ जनता हूँ, इसीलिए हम दोनों अभी उसके विला के बाहर ही खड़े हैं, राजू बोला। ठीक है, शाम को अड्डे पर आ जाना, बोलकर रंगीला ने फोन रख दिया। तभी पांडु बोला, बॉस ने तो किसी और को बोलने से मना किया था, फिर इसे कैसे बता? पांडु की बात सुनकर राजू उससे बोलता है, रंगीला हमारा इन्फॉर्मर है, उसके बिना गैंग ऑपरेट ही नहीं होगी। हाँ ये तो सही बात है, सभी पर वो नजर रखता है, इसीलिए अभी तक हम पकड़े नहीं गए, पांडु बोला। सिंघानिया विला में ऋषभ अचानक से गला पकड़कर खांसने लगा। ये देखकर किया ने तुरंत ही उसे पानी का ग्लास दिया। ऋषभ ने पानी पिया पर जलन काफी बढ़ रही थी। तभी अर्चना जी अंदर से हनी का डिब्बा लेकर आई। ये लीजिए मैडम, बोलकर हनी का डिब्बा डाइनिंग टेबल पर रख दिया। नताशा ने तुरंत ही चम्मच से अपने भाई को हनी खिलाना शुरू किया। 2-3 चम्मच खाने के बाद ऋषभ ने राहत की सांस ली। आपको मिर्ची वाले खाने से दिक्कत है? किया ने पूछा। ऋषभ कुछ नहीं बोला। तभी नताशा ने जवाब दिया, दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत है। दरअसल भाई को मिर्ची से एलर्जी है, उनको बहुत जलन होती है। नताशा बोली ही थी कि ऋषभ ने अपने मुंह में उंगली रखकर बाहर निकली। हल्का सा खून उंगली पर लगा हुआ था। ये देख किया हैरानी से ऋषभ को देखने लगी। तभी नथत्तू लाल जी दवाई का डिब्बा लेकर आए। लाइए जल्दी, नताशा ने डिब्बा हाथ में लेते हुए कहा। नताशा ने तुरंत ही दवाई का बॉक्स खोला और एलर्जी की दवाई निकली और ऋषभ के हाथ में दी। भाई प्लीज ये दवाई ले लो, नताशा फिक्र करती हुई बोली। अरे नहीं चाहिए नट्स, ऋषभ ने दवाई टेबल पर रख दी। अरे ये क्या बोल रहे हो आप? किया ने कहा। तू चुप कर, ऋषभ बोला। क्यों चुप कर? भाभी को भी आपकी फिक्र है, दवाई ले लो, नताशा किया की साइड लेती हुई बोली। ओए, कल तक तू इसके खिलाफ थी और अब मेरे खिलाफ? ऋषभ हैरानी से बोला। अचानक एक रात में इतना सब बदल गया, ऋषभ हाथ दिखाता हुआ बोला। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस जो सही है वही बोल रही हूँ भाई, नताशा बोली। हाँ जो भी है, बोलकर ऋषभ जूस पीने लगा। सर दवाई ले लो प्लीज, नथत्तूलाल जी बोले। चुप करो तुम सब, ऋषभ गुस्से से बोला। क्यों चुप करो? किया बोली, फिर आगे कहा। हमेशा आपको मनमानी नहीं चलेगी। हाँ सही कहा, नताशा बोली। हाँ सर प्लीज एक गोली ही तो लेनी है, अर्चना जी बोली। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, ऋषभ बोला। अच्छा अगर कुछ नहीं हुआ तो अपनी जबान बाहर निकाल कर दिखाए, नताशा ने कहा। क्यों दिखाऊं? मेरी जबान मेरी मर्जी, ऋषभ बोला। ठीक है फिर मैं दादू को फोन करके बोलती हूँ, नताशा ने अपना मोबाइल टेबल पर से उठाया और अधिराज सिंघानिया को फोन मिलाने लगी। फाइन, बोलकर ऋषभ ने अपनी जबान बाहर निकाली। सभी हैरान थे। जबान पर खून लगा हुआ था, ऋषभ की जीभ लाल हो चुकी थी और रेड पेचेस दिखाई दे रहे थे। ऋषु, सब लाल हो चुका है, क्यों ध्यान नहीं रखते हो आप? पता है कि मिर्ची से इतनी दिक्कत होती है तो ध्यान रखना चाहिए ना, क्या फिक्र करती हुई बोली। यार बस कर और ये ऋषु बुलाना बंद कर, मैं ऋषभ सिंघानिया हूँ और मुझे मत सीखा मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, समझी? ऋषभ टेबल पर हाथ मारते हुए बोला। ठीक है फिर दादू ही समझाएंगे आपको, बोलकर नताशा ने फोन वापस हाथ में लिया। ठीक है, समझ गया, बोलकर ऋषभ ने गोली मुंह में रखी और निकल गया। ये देखकर किया ने सोचा, तो जनाब को काबू में करने के लिए उनके दादाजी काम में आते हैं। फाइनली इनकी कमजोरी या यूं कहूं दुखती नस हाथ में आ ही गई। किया मन में खुश होती हुई बोली। तभी ऋषभ वहां से गुस्सा करते हुए चला गया। उसके जाते ही सभी हंसने लगे। फिर नताशा गुस्सा करती हुई बोली, मुझे ध्यान में नहीं था पर आपको तो पता था ना कि भाई के आगे मिर्ची वाला कोई भी खाना नहीं रखना, फिर भी ये गलती कैसे कर दी आपने? नताशा की बात सुनकर अर्चनी जी बोली, सॉरी मैडम, मैं ये गार्लिक की चटनी लेने ही वाली थी कि उन्होंने पहले ही आपकी डिश में से ले ली, अब इसमें मैं उन्हें कैसे रोकूं? अर्चना की बात सही थी।
भला नताशा की डिश में से अगर ऋषभ ले लेता है तो उसमें अर्चना की गलती कैसे हुई? अच्छा मैडम, आज सभी आने वाले हैं ना? अर्चना ने पूछा। हाँ प्लीज सब तैयारी कर लेना, नताशा ने कहा। अच्छा कौन कौन आने वाला है? किया ने पूछा। दादू, पापा, मम्मी, मेरा छोटा भाई सब आएंगे, नताशा बोली। ऋषभ दे से ही गाड़ी में बैठा तभी राजू ने पांडु से कहा, देखो ऋषभ सिंघानिया गाड़ी में बैठा ऑफिस जा रहा है शायद। हाँ चल उसका पीछा करते हैं, बोलकर पांडु खड़ा हुआ। हाँ चल गाड़ी निकाल जल्दी से, बोलकर दोनों गाड़ी की तरफ जाने लगे। ऋषभ 1 घंटे बाद ऑफिस पहुंचा। उसने देखा सभी धरना प्रदर्शन वाले गायब थे और मीडिया वाले भी। हम तो काम अच्छे से किया है, नाइस। ऋषभ 20 मिनट बाद मीटिंग रूम में पहुंचा। सभी बोर्ड मेंबर्स वही मौजूद थे। ऋषभ ने मीटिंग शुरू की। आप सब ने आज ही का दिन क्यों चुना मीटिंग के लिए? ऋषभ ने सभी को देखते हुए पूछा। सभी वहां बैठे एक बूढ़े आदमी की तरफ देखने लगे। वो बूढ़ा आदमी सिंघानिया इंडस्ट्री के फाउंडर मेंबर्स में से एक था। उनका नाम था हरिकृष्णा अय्यर। ऋषभ ने उनकी तरफ देखा। जान सकता हूँ? ऋषभ विनम्र भाव से बोला। सिंघानिया इंडस्ट्री में कई बड़े लोग जुड़े हुए थे। उनमें से बस एक यही थे जिनके साथ ऋषभ अपना ईगो और एटीट्यूड साइड में रखकर बात करता था। अधिराज सिंघानिया के बाद ये वो बड़ी टॉप थी जिसके साथ ऋषभ दुश्मनी का ख्वाब तो क्या ख्याल भी दिमाग में लाने से पहले 1000 बार सोचता था। कारण बस यही था कि अधिराज ने जब ये कंपनी शुरू की थी तो यही एक था जिसने अधिराज सिंघानिया को आज इस मुकाम को हासिल करने में मदद की थी। हरिकृष्णा की बात अधिराज सिंघानिया पत्थर की लकीर के समान समझते थे। सभी खामोश थे। अरे दद्दू क्या हुआ, कुछ बोलेंगे कि क्यों आज रखी मीटिंग? ऋषभ ने फिर पूछा। क्योंकि तुम्हारे इस चलते हुए मुंह पे लगाम लगा सकूं, साथ में तुम्हारी सारी हरकतों पर भी। आने दो अधिराज को, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें, हरिकृष्णा जी बोले। अधिराज का नाम सुनकर ऋषभ के साथ सभी की हवाएं उड़ गई। मैं जानता हूँ कि वो आ जा रहा है। तुमने जो पागलपन किया है, मैंने सब वो उसे बता दिया है, हरिकृष्णा गुस्सा करते हुए बोला। अरे पर दद्दू मैंने क्या किया है? ऋषभ अनजान बनते हुए बोला। बनो मत, तुमने शादी कली, नताशा का ध्यान नहीं रखते, बार में जाकर डांस करते हो, वो भी अश्लील गानों पर, कुछ ध्यान है कि नहीं? अगर सबको पता चला कि सिंघानिया खानदान का ये वारिश बार में जाकर ये सब करता है तो पता भी है आगे क्या होगा। हरिकृष्णा की बात सुनकर मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। ऋषभ हैरान था, उसके गले से उफ तक ना निकला। तुम समझते क्या हो खुद को? जिम्मेदारी का भान है कि नहीं? पिछले 3 महीनों में 20% गिरावट हुई है हमारे शेयर के भावों में, और तुम हो कि पब में जाकर मजे लेते रहते हो। हरिकृष्णा गुस्से में था। वहां खड़े मिश्रा और टीना भी खामोश थे। दोनों को समझ आ गया था कि ऋषभ की अब खैर नहीं थी, क्योंकि जब भी हरिकृष्णा मुंह खोलते थे तब तब बवाल होता था और मजाल थी किसी की जो उन्हें रोके। आज तक अधिराज सिंघानिया खुद उन्हें नहीं रोक पाए तो भला वो सब क्या चीज थे? यार आप संन्यास क्यों नहीं लेते दद्दू? कंपनी को हमारे हवाले कर दो ना, मैं सब देख लूंगा, ऋषभ बेफिक्र होकर बोला। सभी हैरान थे, आज तक हरिकृष्णा किसी ने हरिकृष्णा से ऐसे बात नहीं की थी। हाँ हाँ मैं संन्यास ले लूं ताकि तुम इस कंपनी को चलता फिरता चिड़िया घर बना कर रख दो। क्यों, सही कहा ना मैंने? हरिकृष्णा बोला, फिर आगे कहा। खुद को देखो, जीन्स और टी शर्ट पहने हुए ऑफिस आते हो। कोई एम्प्लॉय काम पर आता है या नहीं आता? सैलरी टाइम पर सबको मिलती है, ऊपर से सभी एम्प्लॉय अपनी मन मर्जी चलते हैं। पूरे ऑफिस को चिड़ियाघर बना दिया है तुमने, किसी भी तरीके से तुम बिजनेसमैन लगते हो क्या? हरिकृष्णा चिल्लाया। तभी उन्हें खांसी आ गई, वो खांसने लगे। उन्हें खांसता देख एक एम्प्लॉय ने उन्हें पानी का ग्लास दिया। देखिए दद्दू, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तो बस आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। इस उम्र में आप ये सब कैसे मैनेज करोगे? ऋषभ बोला। चुप कर नालायक, तू जब पैदा भी नहीं हुआ था उससे पहले से मैं इस कंपनी को चला रहा हूँ, समझा? तेरे पिताजी ने भी आज तक मुझसे इस तरह बात नहीं की। आने दे अधिराज को, फिर मैं देखता हूँ, हरिकृष्णा जी बोले। सभी चुप थे। दद्दू, पापा को क्यों बीच में ला रहे हो? डायरेक्ट बात करो ना, ऋषभ गुस्से से बोला। पृथ्वीराज की बात आते ही ऋषभ का मूड बदल जाता था। ये बात सभी को पता थी। हाँ तो अधिराज के आने के बाद डायरेक्ट ही बात होगी, हरिकृष्णा बोला।
ठीक है फिर, बोलकर हरिकृष्णा उठकर वहां से जाने लगे। अरे दद्दू, बुरा मानने वाली कौन सी बात की मैंने, मीटिंग तो पूरी कर लो, ऋषभ बोला। पर हरिकृष्णा जी नहीं रुके। तभी उनकी पर्सनल असिस्टेंट ने आकर ऋषभ को एक फाइल दी। सर ने ये फाइल आपको देने के लिए बोली थी। ऋषभ ने वो फाइल ले ली। ऋषभ ने वो फाइल खोली। उसमें कुछ फोटोज और डॉक्यूमेंट्स थे। ऋषभ ने देखकर कहा, तो ये बात है। फिर उसने सभी को देखा और मीटिंग कंटिन्यू की। शाम के 6 बज गए। मीटिंग खत्म करके ऋषभ जिम के लिए ऑफिस से निकल गया। घर आते आते रात के 9 बज गए। जब वो हॉल में एंटर हुआ, उसने देखा किया वही बैठी उसका इंतजार कर रही थी। बीवी, तुम कितनी अच्छी हो, पति का अभी भी इंतजार कर रही हो, हाउ स्वीट, ऋषभ ने किया को देखते हुए कहा। क्या करूं, पतिव्रता पत्नी हूं ना, तो इंतजार करना पड़ता है, बोलकर वो उठ खड़ी हुई। तभी ऋषभ लिफ्ट की तरफ गया। अरे मेरी बात तो सुनिए, किया ऋषभ के पीछे भागी। अब क्या है, ऋषभ बोला। मेरे कपड़े, किया लिफ्ट में खड़ी होते हुए बोली। हाँ तो उतार दो, ऋषभ बोला। कैसे इंसान हो आप, मैं बोल रही हूँ मुझे घर जाना है, मेरे कपड़े सब वहीं पर है और कुछ पर्सनल चीजें भी, किया लिफ्ट से बाहर आती हुई बोली। ऋषभ कमरे के अंदर आया। हाँ तो जाओ और लेकर वापस आ जाओ, ऋषभ अपनी टी शर्ट उतारता हुआ बोला। अच्छा, इतना आसान है, किया कमर पर हाथ रखती हुई बोली। देखो मेरा दिमाग मत खाओ समझी, आज वैसे भी ऑफिस में दिमाग खराब हो रखा था, ऋषभ गुस्से से बोला। अच्छा ठीक है, पर इतना गुस्सा क्यों करते हो, मैंने क्या किया इसमें, किया बेड पर बैठी हुई बोली। तभी उसकी नजर ऋषभ ने रखी हुई फाइल पर गई, उसने फाइल खोली। किया ने बिना पूछे वो फाइल खोली। ऋषभ कपड़े बदलने में बिजी था। किया ने अंदर रखी हुई तस्वीर पर नजरें टिकाई। वो तस्वीर देखकर हैरान थी, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ऋषभ के साथ हर के मूवमेंट जो उसने स्पैन किया था, सब कुछ उस तस्वीर में था। सभी तस्वीर वो बारी बारी से देखने लगी। एक तस्वीर पर उसकी नजर गई, वो तस्वीर ऋषभ और किया की थी जब ऋषभ कुर्सी पर किया को लेकर सोया हुआ था। शादी की तस्वीर थी वही जब हॉस्पिटल में ऋषभ किया से रात में मिलने गया था, उसकी भी तस्वीर थी। किया शॉक थी, तभी ऋषभ की नजर उस पर गई। ऋषभ ने पास आकर फाइल खींच ली। किया ने ऋषभ को देखा। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि बाहर से डोर नॉक होने की आवाज आई। अंदर आ जाओ, ऋषभ बोला। टीना अंदर आई, साथ में 2 बटलर भी। उनके साथ कुछ कपड़े भी अंदर आए। सर, जो आपने कपड़े मंगवाए थे वो आ चुके हैं, टीना बोली। ठीक है, इसे यही रख दो, ऋषभ ने अलमारी के पास रखने का इशारा किया। कपड़े बड़ी सी रेल पर टिंगे हुए थे। दोनों बटलर उसे रखकर वहां से चले गए। किया ने देखा वहां पर पार्टी ड्रेस तो कुछ रेगुलर ड्रेस थे तो कुछ साड़ियां भी थी। कुल मिलाकर 15 के आसपास कपड़े थे। देखकर लग रहा था कि कपड़े काफी महंगे थे। सर, फॉक्सटेक के एक आदमी का काम था, उसी ने सिंघानिया इंडस्ट्री के शेयर गिराने के लिए ये सब किया था, और दिव्यांका को भी उसने पैसे दिए थे सारा तमाशा खड़ा करने के लिए। टीना की बात सुनकर ऋषभ मुस्कुराया। किया भी परेशान थी। लगता है शौर्य जडेजा से बात करनी ही होगी, ऋषभ बोला। तभी टीना ने कहा, सभी एयरपोर्ट से निकल चुके हैं, कुछ ही देर में आ जाएंगे, टीना ने बताया। ठीक है, तुम जा सकती हो, ऋषभ बोला। टीना वहां से निकल गई। ये लो, इसे पहन लो अभी, बोलकर ऋषभ ने एक साड़ी किया के हाथ में दी। अभी मतलब अभी, ऋषभ मजाक के मूड में नहीं था। किया समझ चुकी थी कि ऋषभ का परिवार आ रहा था। वो उठकर कपड़े बदलने लगी। ऋषभ ने जाकर दरवाजा बंद कर दिया। किया ने साड़ी को देखा। अच्छे ही यार, किया मन में बोली। फिर ब्लाउज पहनने लगी। किया ने जब ब्लाउज पहना तभी ऋषभ ने अलमारी खोली और उसमें से कुछ निकलने लगा। किया ब्लाउज पहनने में व्यस्त थी। जब किया अपने लहंगे को ठीक कर रही थी तभी ऋषभ उसके पीछे आके खड़ा हुआ और अपने मुंह को आगे लाकर किया के कंधे पर टिका दिया, जिससे किया चौंक गई। क्या हुआ बीवी, अपने पति से इतना डर रही हो, ऋषभ बनावटी मुस्कान के साथ बोला। जी नहीं पति देव, देख रही हूँ कि अचानक ही मेरे पास आ गए, इरादा क्या है, किया ने आईने में देखते हुए पूछा। दोनों आईने के सामने खड़े थे और एक दूसरे को देखे जा रहे थे। किया को अपने कमर के पास कुछ महसूस हुआ।
उसने आईने में देखा तो ऋषभ अपने हाथ में कुछ लिए किया की कमर पर बांध रहा था। किया ने ध्यान से देखा, वो गोल्ड से बनाया हुआ कमरबंद था जिसे ऋषभ अपने हाथों से किया की कमर पर बांध रहा था। किया हैरानी से ऋषभ को देखने लगी। वो काफी पुरानी डिजाइन का था मगर बेहद खूबसूरत था। किया की नजर ऋषभ पर थी और ऋषभ आईने के जरिए नीचे देखकर कमरबंद ठीक से बांध रहा था। परफेक्ट, ऋषभ बोला। कमरबंद ठीक से किया की कमर पर बैठ चुका था। ऋषभ की आवाज सुनकर किया का ध्यान टूटा, उसने अपनी कमर को देखा। ये काफी खूबसूरत है, किया बोली। हाँ यार, तेरी कमर काफी खूबसूरत है, ऋषभ किया की कमर को देखते हुए बोला। टोटल सेक्सी, ऋषभ बोला। हवस के पुजारी, किया गुस्से से बोली। हाँ वो तो मैं हूँ, ऋषभ बोला। चुप करो, किया बोली। क्यों, अच्छी तो है तेरी कमर, ऋषभ बोला। मैं कमरबंद की बात कर रही थी, मेरी कमर की नहीं, किया डांट लगाती हुई बोली। ओ, ऋषभ बोला। कभी तो ठीक से देख लिया करो, जब भी देखते हो सेक्स का ही ख्याल आता है आपके दिमाग में, किया आगे से ऋषभ का हाथ पकड़ते हुए बोली। इसमें क्या गलत है, ऋषभ बोला। थकते नहीं क्या, किया बोली। ना, ऋषभ बोला। हाँ वो तो देख ही लिया था मैंने, किया ने कहा। अच्छा, मजा आया था कि नहीं, ऋषभ बेशर्मी के साथ बोला। हाँ आया था ना, किया झूठी मुस्कान के साथ बोली। लग रहा मजा नहीं आया था, लगता है रात में फिर से ट्राई करना पड़ेगा। ऋषभ की बात सुनकर किया का चेहरा लाल हो गया। देखो प्लीज, जबरदस्ती नहीं, किया बोली। अच्छा फिर कैसे, ऋषभ ने पूछा। वो, ममा मुझसे क्यों पूछ रहे, आपको नहीं पता क्या, किया हकलाती हुई बोली। ना, मैं तो सिर्फ जबरदस्ती करना ही जानता हूँ, मुझे तो उसी में मजा आता है। ऋषभ की बात सुनकर किया खामोश रही। फिर ऋषभ बोला। बस याद रखना, ऋषभ बोला। क्या, किया ने पूछा। ये कमरबंद तुम्हारा अस्तित्व या यूं कहूं तुम्हें इस घर में सिंघानिया बनाता है, ऋषभ की बात किया को समझ नहीं आई। ये, ऋषभ ने एक गहरी सांस ली फिर आगे कहा। ये मेरी माँ का था, बस यही आखिरी निशानी मेरे पास रह गई थी। ऋषभ की आंखें नम हो चुकी थी। ऋषभ की आंखों से किया को पता चल रहा था कि ऋषभ अपनी माँ से कितना प्यार करता था। पर मुझे क्यों दिया, किया डरती हुई बोली। किया को अच्छे से याद था जब उसने ऋषभ की माँ के बारे में ऋषभ से कहा था, तब ऋषभ कितना गुस्से में आ गया था। बस किसी को कुछ याद दिलाना है और तुम्हें कुछ देर तक मुझसे बचाना है, ऋषभ बोला। ऋषभ की बात किया को समझ नहीं आई। उसका चेहरा देखकर ऋषभ बोला। सोचोगी फिर भी समझ नहीं आएगा, तो दिमाग मत चलाना, बोलकर ऋषभ वहां से बाहर चला गया। जानती हूँ बहुत कुछ है आपके पास बताने के लिए, पर मुझे आप इतनी आसानी से बताने नहीं वाले, पर जितने जिद्दी आप हो उतनी ही मैं हूँ, जानकर ही रहूंगी, किया आईने में देखती हुई बोली। कुछ ही देर में 6 से 7 गाड़ियां सिंघानिया विला में दाखिल हुई। आगे मर्सिडीज थी तो पीछे भी मर्सिडीज थी, पर बीच में रोल रॉय की गाड़ी थी। आगे की गाड़ी में से 5 बॉडीगार्ड बाहर निकले। सभी बटलर बाहर लाइन में खड़े हो चुके थे। तभी पीछे मर्सिडीज का दरवाजा खुला और बारी बारी से 3 लोग बाहर आए। उनमें से एक ऋषभ के पिता पृथ्वीराज सिंघानिया थे, फिर उसकी सटेप मॉम गीता थी और साथ में खड़ा छोटा भाई आर्यन था। तीनों आगे आके खड़े थे। तभी रोल्स रॉय का दरवाजा खुला और एक शख्स बाहर आया। वो और कोई नहीं, अधिराज सिंघानिया थे। हाथ में सोने की छड़ी थी जिसके ऊपर बड़ा सा हीरा लगा हुआ था। छड़ी की डिजाइन भी यूनिक थी, देखकर पता चल रहा था कि काफी उम्दा कारीगर से वो छड़ी बनवाई हुई थी। अपने बुढ़ापे में भी अधिराज सिंघानिया काफी ज्यादा चुस्त और दुरुस्त लग रहे थे। उन्होंने सभी को देखा, फिर बिना बोले विला के अंदर दाखिल हो गए। जब अंदर आए तब उन्होंने ऊपर की तरफ देखा, उनके पीछे सभी अंदर आ गए। अधिराज और ऋषभ की नजर एक हुई। किया इस वक्त ऋषभ के साथ ही खड़ी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। सभी चुप थे। ऋषभ दोनों हाथ रेलिंग पर रखा अधिराज और बाकी सभी को देखे जा रहा था। फाइनली, ओल्ड इज गोल्ड वापस आ गए, ऋषभ तालियां बजाता हुआ बोला। किया को समझ ही नहीं आया कि ऋषभ तारीफ कर रहा था या इंसल्ट कर रहा था। माहौल गरमाया हुआ था। अब आगे क्या तमाशा होगा वो तो कल ही पता चलेगा, जब शतरंज की तरह सारे प्यादे अपनी जगह पर आके खड़े हो जाएंगे। क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
ऋषभ के प्लान से बेखबर किया और किसी और के प्लान से बेखबर ऋषभ। जब पार्टी में आपस में सारे प्लान एक दूसरे से टकराएंगे तब क्या होगा? सिर्फ 3 एपिसोड ही दूर ही वो भयानक मंजर। तो बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए मेरी इस कहानी को। चैप्टर 22 वो प्यार ही क्या जो पागलपन बन सर चढ़ कर ना बोले। ऋषभ लिफ्ट की तरफ आगे बढ़ा। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला तभी अधिराज जी चिल्लाए, नालायक, लिफ्ट से नहीं सीढ़ियों से नीचे आ। अधिराज जी की बात सुनकर ऋषभ वापस मुड़ा और कांच से बनी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। किया काफी ज्यादा हैरान थी। आज तक ऋषभ को डोमिनेट होते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार किसी ऐसे से उसकी मुलाकात हुई थी जो ऋषभ को हिला देने तक की ताकत रखते थे। ऋषभ ने किया की तरफ देखा। किया समझ गई और उसके साथ नीचे आने लगी। अभी तक मैं बूढ़ा नहीं हुआ और तू अभी से बूढ़े लोगों की कतार में जाकर शामिल हो गया। अधिराज जी आते हुए ऋषभ को देखकर बोले, क्या करूं, बूढ़े लोगों की संगत ही ऐसी है कि शामिल ना चाहते हुए भी होना पड़ा। ऋषभ बोला, बूढ़ा होगा तेरा बाप, में नहीं। अधिराज जी आवाज बड़ी करते हुए बोले। ऋषभ बीच में रुका और बोला, अरे मैं मेरे बाप की नहीं आपकी बात कर रहा। ऋषभ तंज कसते हुए बोला। फिर आगे कहा, आपने बहुत ची लिया, अब ऊपर भी चले जाए, मुझे शांति मिलेगी। फिक्र मत कीजिए, मैं सभी को आपकी 13वीं पर दारू जरूर पिलाऊंगा, वो भी आपकी फेवरेट जैक डेनियल। ऋषभ मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ हाँ, ताकि तू पूरा सिंघानिया अंपायर अकेले ही हथिया ले। अधिराज जी बोले। किया हैरान थी। ऋषभ अपने दादू से इस तरह बात कर रहा था मानो वो कुछ है ही नहीं। वो तो आपके जाने के बाद वैसे भी मेरा ही होने वाला है, और जाने के बाद क्यों अभी भी मेरा ही है। ऋषभ दोनों हाथ रेल्स पर रखते हुए बोला, 5 साल पहले तूने मुझे चूहे मारने का जहर पिलाया था, तब नहीं मरा, तो अब तुझे लगता है तेरी इस धमकी से मरूंगा। अधिराज जी बोले। नताशा भी ऋषभ और किया के पीछे आके खड़ी हुई। ऋषभ अधिराज जी की बात सुनकर उनसे कहता है, अरे दद्दू, वो तो पुराने घर पर चूहे काफी बढ़ गए थे तो सोचा आप पर टेस्ट कर लूं, क्या पता इस बहाने आपको मुक्ति मिल जाए। ऋषभ का ये बेबाक रुख देखकर सभी भौचक्के होकर ऋषभ को देखने लगे। सिर्फ अधिराज जी ही शांत थे। किया तो पूरी तरह शॉक थी, आखिर कोई ऐसी हरकत कैसे कर सकता था। अब तो किया को सच में ऋषभ से डर लगने लगा था, कहीं उसका नंबर भी ऐसे ही ना लग जाए। वही नताशा भी गम खाए ऋषभ को देख रही थी। भाई, आप दद्दू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी अधिराज जी बोले, मैंने अपने जीवन भर का संघर्ष और तपस्या को ऋषभ नाम के पात्र में उड़ेला है। इस बेरहम दुनिया की भट्ठी में तुझ जैसे लोहे को जलाया है, ठोक ठोक कर पीटा है, तब जाके मैंने तुझे फौलाद बनाया है, और तू बोल रहा तू मुझे मरेगा। अधिराज जी ऋषभ पर बरस पड़े। ऋषभ नीचे आया। हाँ, मारूंगा भी और सब कुछ छीन भी लूंगा, अगर आप मेरे रास्ते में आए तो। आई एम अनस्टॉपेबल, ऋषभ बोला और अधिराज के सामने आकर खड़ा हुआ। अधिराज ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, फिर हंसते हुए बोले, तुमसे यही उम्मीद थी मेरे शेर, आज गले लग जा, कब से तरस रहा था मैं। बोलकर ऋषभ को अधिराज जी ने अपनी बाहों में भर लिया। आज भी अधिराज जी में किसी जवान मर्द के जितनी ताकत थी, उन्होंने ने गले से लगाए ऋषभ को हवा में उठा लिया। अरे दद्दू, इस उम्र में ये क्या कर रहे हो? कहीं कमर लचक जाएगी तो फिर रात को साथ में बैठकर ओल्ड इज गोल्ड की बुराई कैसे करेंगे? मेरे साथ दारू नहीं पी पाओगे। ऋषभ बोला, अभी भी बहुत जान बाकी है इस हड्डियों में, समझा। बोलकर ऋषभ को अधिराज जी ने नीचे उतरा। और तू हरे कृष्णा को ओल्ड इज गोल्ड क्यों बुलाता है, नालायक? अधिराज जी डांट लगाते हुए बोले। अरे दद्दू, अब क्या करूं? सिंघनिया अंपायर की नींव रखी थी तब से वो है, पुराने जमाने से चले आए हैं, उन्हें तो गोल्डन जुबली का अवार्ड मिलना चाहिए। ऋषभ हंसते हुए बोला, ये मत भूल, वो नहीं होता तो ये सिंघानिया इंडस्ट्री भी नहीं होती, उसके सामने तो मेरी भी जबान जब्त हो जाती है। तो तू किस खेत की मूली है? अधिराज जी ने कहा। सॉरी दद्दू, पर क्या करूं, वो है ही गोल्ड के देसे, उन्हें तो फक्र करना चाहिए, ऐसी उम्र में भी काफी एक्टिव है। ऋषभ ने बताया। हाँ, पर उसकी वजह तू ही है, उसे तो कब से रिटायर्ड होना है, पर तेरे कारनामे ही ऐसे है कि वो चाह कर भी रिटायर नहीं पा रहा। सुधार जा। अधिराज जी गाल खींचते हुए बोले। अरे दद्दू, गाल मत खींचो, ऋषभ ने अधिराज जी का हाथ दूर करते हुए बोला।
किया सब कुछ देख रही थी, साथ में समझ भी रही थी ताकि वो ऋषभ को और ज्यादा समझ सके। ऋषभ, तूने शादी कर ली और हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा? फाइनली पृथ्वीराज सिंघानिया ने अपना मुंह खोला। गैरों से मैं बात नहीं करता और बताना भी जरूरी नहीं समझता। ऋषभ की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। ऋषभ, ये तुम्हारे पिताजी है, ये मत भूलो कि आज जो कुछ भी हो तुम इन्हीं की वजह से हो। पढ़ा लिखा कर तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम आज ये सब संभाल सको। गीता गुस्से से बोली। हाँ, कैसे भूल सकता हूँ? आज उन्हीं की वजह से तो मैं इस हालत में हूँ। इन्हीं की वजह से तो ऋषु की जगह ऋषभ सिंघानिया बना हूँ। ऋषभ काफी गुस्से में था। भाई प्लीज, मम्मा से इस तरह बात मत करो, आर्यन बीच में आते हुए बोला। आर्यन भी सही था, भला कौन सा बेटा अपनी माँ की बेइज्जती होते हुए देख सकता था। किया हैरान थी कि ऋषभ अपनी माँ से इस तरह कैसे बात कर रहा था। वो तो अपनी माँ से काफी ज्यादा प्यार करता था, या फिर यहाँ बात ही कुछ और थी जो किया को अभी पता नहीं थी। आर्यन, तू बीच में मत बोला, और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आइंदा से बात करने से पहले ये जरूर सोच लेना कि तुम किससे बात कर रहे और किस तरह से बात कर रहे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी नजर में हमेशा के लिए अपनी जगह खो दो। ऋषभ गुस्सा करते हुए बोला। ऋषभ, आज तुम जो भी हो वो अपने पापा की वजह से हो। भले ही मैं तुम्हें पसंद नहीं, पर तुम हमेशा से मेरे बेटे थे, हो और रहोगे। बिना सोचे समझे पृथ्वी ने अपने शेयर तुम्हारे नाम कर दिए ताकि कंपनी में तुम्हें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल हो, और तुम हो कि अपने पापा से सीधे मुंह बात तक नहीं करते बेटा। गीता सिंघानिया बोली। ड्रामा करना तो कोई आपसे सीखे, मदर इंडिया। ऋषभ बोला। तभी बात को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अधिराज जी बोले। हमें हमारी बहू से नहीं मिलवाओगे? अधिराज के बोलते ही ऋषभ ने किया की तरफ देखा। किया चौंक गई, पर फिर खुद को संभाले अपने माथे पर पल्लू चढ़ाकर वो आगे आई और अधिराज जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जीती रहो बिटिया, चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है तुम्हारा चेहरा, भवन करे किसी की नजर ना लगे। बोलकर अधिराज जी ने अपने जेब से नोटों की गड्डी निकाली और किया के सर पर घुमाकर नजर उतारते हुए नथुलाल जी के हाथों में दे दी। फिर किया ने अपने ससुर जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पृथ्वीराज ने सगुन के तौर पर किया के हाथ में सोने बनी छोटी सी विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की मूर्ति दी। जब भी लगे कि तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा, इनसे मदद मांगना। अगर तुम्हारी पुकार सच्ची होगी तो वो तुम्हें रास्ता जरूर दिखाएंगे। शुक्रिया पापा, किया बोली। पृथ्वीराज हंसने लगे। किया को समझ नहीं आया, तभी किया के मन का समाधान करने के लिए उन्होंने कहा। कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा शादी करके चांद का टुकड़ा घर कर आएगा, और उसके मुंह से खुद के लिए पापा शब्द सुनूंगा। बोलते हुए बड़े प्यार से पृथ्वीराज जी ने किया के चेहरे पर अपना हाथ रखा। किया भोली सी सूरत बनाकर मुस्कुराई। फिर आगे बढ़ते हुए किया ने अपनी सासू माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ये लो बेटा, बोलकर गीता सिंघानिया ने किया को एक डायमंड का नेकलेस बॉक्स के साथ दिया। तभी उनकी नजर किया के कमर पर गई। गीता जी ने किया की कमर पर हाथ रखा और उस कमरबंद को पकड़ा। किया को समझ नहीं आया, उसे खिंचाव महसूस होने लगा, मानो गीता वो कमरबंद खींचकर निकालना चाहती थी। पर तुरंत ही किया ने उनका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ, आपको कोई परेशानी हुई? किया मासूमियत से बोली। नहीं बेटा, बस इस कमरबंद को देख रही, काफी ओल्ड फैशन है, इसे निकाल दो, मैं तुम्हारे लिए नया लेकर आऊंगी, इससे भी ज्यादा खूबसूरत और महंगा। आखिर तुम सिंघानिया परिवार की हो। गीता की बातों से अमीरी का साफ साफ पता चल रहा था। सभी ध्यान से गीता की बात सुन रहे थे। हाँ बेटा, ये पुराना है, तुम्हारी सासू माँ तुम्हें नया ला कर देगी, अधिराज जी बोले। ऋषभ की नजर किया पर टिकी थी, मानो वो किया के मुंह से सुनना चाहता था कि उसे क्या चाहिए था। किया हैरानी से बोली। जी नहीं, जो है वही काफी है, ये मेरी सासू माँ की है, और मेरे पति ने मुझे दिया है। माफ कीजिए, पर मरते दम तक इसे नहीं निकालूंगी, कभी नहीं। किया की बात से ऋषभ भी हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि किया इस तरह से बोलेगी। तभी अचानक ही आर्यन सामने आके खड़ा हुआ। किया कुछ कहती उससे पहले ही आर्यन ने जोर से किया को गले से लगा दिया। भाभी, मैं आपका छोटा भाई, प्लीज मेरे लिए भी आपकी जैसी खूबसूरत लड़की ढूंढ लेना, आर्यन खुश होते हुए बोला। किया काफी खुश थी, उसे लगा नहीं था कि सब लोग इतनी जल्दी उसे एक्सेप्ट कर लेंगे।
उसने सोचा था कि सब भड़केंगे, घर से बाहर निकालने की बातें करेंगे, वही टिपिकल सास बहू का डेली शॉप वाला ड्रामा। आर्यन ने किया को छोड़ा। वो काफी खुश था। किया को उसकी मुस्कुराहट में भोलापन दिखाई दे रहा था कि छल या कपट नहीं। पहले ठीक से पढ़ाई तो पूरी कर लो, फिर देखूंगी आपके लिए अच्छी सी लड़की, मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत, ठीक है? किया प्यार से आर्यन के सर पर हाथ फेरते हुए बोली। आर्यन बच्चा था, मुश्किल से 17 साल की उम्र होगी, अभी 12th साइंस में था और एग्जाम भी अभी खत्म हुई थी, इसी वजह से वो इंडिया वापस आया था। पर यहाँ पर एग्जाम न्यूयॉर्क में नहीं पर इंडिया में ही खत्म हुई थी और आर्यन न्यूयॉर्क चला गया था। वो बोर्डिंग स्कूल में था, इसीलिए घर पर नहीं रहता था। अच्छा चलो, अब सब के कमरे तैयार है तो सब सो जाओ, सब थके हुए होंगे, कल सुबह नाश्ते में बात होगी, बोलकर अधिराज ने अर्चना से कहा। सारा सामान कमरे में रखवा दो, बोलकर अधिराज जी सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चले गए। धीरे धीरे पूरा हॉल खाली हो गया। बचे सिर्फ 4 लोग, किया, ऋषभ, नताशा और आर्यन। ओए नट्स, मुझे मिस किया कि नहीं? आर्यन एक्साइटेड होते हुए बोला। हाँ बहुत ज्यादा किया, गोलू, नताशा चिढ़ाती हुई बोली। अब नहीं रहा मैं गोलू, आर्यन ने बोला। हाँ वो तो दिख रहा। अच्छा बता, मुझे न्यूयॉर्क में गर्लफ्रेंड मिली या नहीं? नताशा ने चिढ़ाते हुए पूछा। नहीं यार, कहाँ मिली, अब भाभी जी ही कोई ढूंढ कर देगी तब बात बनेगी। क्यों, सही कहा ना मैंने भाभी? आर्यन ने किया का हाथ पकड़े हुए कहा। अच्छा पहले पढ़ाई तो पूरी कर लो फिर देखूंगी, किया ने बोलकर अपना हाथ छुड़ा लिया। वैसे बोल ना, सच्ची बता, नताशा ने पूछा। पागल है क्या नट्स, मैं भाई की तरह बनूंगा, बिल्कुल ही स्मार्ट, भौकाल मचा देने वाला। भाई को देखा है, सभी की वॉट लगा देते हैं, वॉट। कोई भी नहीं टिकता इनके आगे, आर्यन बोला। ऋषभ ने अपना माथा पकड़ लिया। बस इसकी ही कमी थी, खड़े खड़े मेरी अखंड बेइज्जती करना, तो कोई इसे सीखे, ऋषभ बोलकर उपजाने लगा। किया भी उसके साथ पीछे पीछे जाने लगी। भाई मैं और आर्यन जा रहे हैं, बाय। हाँ ठीक है, ऋषभ ने बिना पीछे मुड़े हवा में अपना हाथ ऊपर करके दिखाया। आर्यन काफी एक्साइटेड था दिल्ली की नाइट लाइफ के लिए। काफी दिन बाद उसे घूमने को मिल रहा था। नताशा और आर्यन दोनों नताशा की हमकर में बैठकर बाहर निकल गए। ऋषभ रूम में आकर कपड़े बदलने लगा। किया ने दरवाजा बंद किया और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर साड़ी उतारने लगी। किया ने गणेश जी की मूर्ति को अलमारी में रखा, साथ में नेकलेस का बॉक्स भी। फिर उसने साड़ी उतार कर वापस कपड़ों की रेल पर रख दी। अच्छा बताओ, ये आप अपनी मम्मा से इतनी रुली क्यों बात कर रहे थे? किया की बात सुनकर ऋषभ ठिठका, फिर गुस्से से किया का ब्लाउज पीछे से पकड़ा और यूं घुमाकर अपने पास खींच लिया। किया हड़बड़ाए, वो अभी बस ब्लाउज और लहंगे पर ही थी, कमरबंद अभी भी उसकी कमर पर था। तो क्या सच में तुम इसे नहीं उतारोगी? ऋषभ ने किया को दीवार से सटाकर उसे फंसा दिया। किया अब हिल भी नहीं सकती थी। पहले मेरी बात का जवाब दो, किया बिना डरे बोली। बताओ मुझे प्लीज, ऋषभ पहली बार रिक्वेस्ट करते हुए बोला। किया ने उसकी आंखों में देखा। मासूम सा ऋषभ उसे दिखाई दिया। कभी नहीं, किया बोली। अगर मैं कहूं तब भी नहीं। ऋषभ और पास आया। किया के वक्ष ऋषभ की छाती से टकरा रहे थे। दूरी मिट चुकी थी। डियर पति, सॉरी पर अब ये पॉसिबल नहीं। क्या है ना, मेरे पति ने बहुत प्यार से और भरोसे के साथ इसे मेरी कमर पर बांधा है, तो उतारने की बात तो भूल ही जाओ, अगर जबरदस्ती की तब भी नहीं निकाल पाओगे। किया ऋषभ की आंखों में देखती हुई बोली। अब बताओ जो मैंने पूछा। जाने नहीं दूंगी, किया बोली। वो मेरी सगी मां नहीं है, ऋषभ ने मुंह फेरते हुए कहा। लगा ही था कुछ ऐसा ही होगा, किया बोली। फिर ऋषभ का चेहरा अपने हाथ में पकड़ते हुए किया ने ऋषभ का मुंह वापस अपनी तरफ किया। इतनी नफरत क्यों? किया ने पूछा। बीवी, कुछ जख्म नासूर होते हैं, उन्हें कुरेदना नहीं चाहिए, जान भी ले सकते हैं। ऋषभ काफी ज्यादा सीरियस था। किया को एहसास हो गया था कि इस बात को यही रोक देना ठीक रहेगा। फिर बात बदलते हुए किया ने पूछा। अच्छा ये बताए कि हमारे बीच सब ठीक होगा या अभी भी आप मुझे टॉर्चर ही करना चाहते हो? किया की बात सुनकर ऋषभ सोच में पड़ गया। किया जानना चाहती थी कि ऋषभ का माइंड अब कैसा है, क्या वो उसे माफ या उसे इस नफरत की कैद से आजाद करने को तैयार था कि नहीं। ऋषभ ठिठकते हुए बोला।
तुम्हें मैं इतना टॉर्चर करूंगा कि तुम खुद मुझे छोड़कर शायद किसी और के पास चली जाओगी, वो मुस्कुराते हुए बोला। पर अब किया काफी ज्यादा सीरियस थी। ऋषभ ने उसके चेहरे के बदलते हुए भाव को भाप लिया। क्या हुआ? बीवी भड़क गई। बहुत ज्यादा, किया गुस्सा करती हुई बोली। फिक्र मत कर, तू मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिस पर सिर्फ मेरा हक है, ऋषभ बोला। किया ध्यान से ऋषभ की बात सुने जा रही थी, फिर ऋषभ आगे बोला। अक्सर देखा है हीरो हीरोइन के बीच लव ट्रायंगल हो जाता है। पब्लिक में इंटरेस्ट डालने के लिए राइटर किसी तीसरे को हीरोइन की लाइफ में ला कर रख देता है, ताकि फिल्म या स्टोरी का हीरो जेल्स फील करे, ऋषभ मुस्कुराता हुआ बोला। राइटर का तो पता नहीं, पर आप फिक्र मत कीजिए, जितना जोर है आजमा लेना, मैं कहीं नहीं जाने वाली, न किसी तीसरे को आने दूंगी, किया भिनाई हुई बोली। वो गुस्से में थी। पर अगर जबरदस्ती आ गया तो, ऋषभ ने पूछा। वो क्या है ना पति, आपको तो याद ही होगा कि मेरी वर्जिनिटी आपने तोड़ी थी, वो रात तो याद होगी ही, किया बोली। हाँ तो उसमें क्या है, हर कोई यौन संबंध बनाता है, ऋषभ बोला। हाँ बनाता होगा, मैं मना नहीं करती, मगर मैं इतनी भी मॉडर्न नहीं हूँ, या यूं कहूँ बाजारू नहीं हूँ कि प्यार और सुहागरात आपके साथ और जिंदगी किसी और के साथ बिताओ, किया ऋषभ के गले में हाथ डालती हुई बोली। तो प्यार करती हो? ऋषभ ने पूछा। हाँ क्यों, आपको नहीं लगता? किया ने पूछा। मगर जब टॉर्चर एक हद से आगे बढ़ जाए तब पार्टनर बदलने में ही भलाई है, इसीलिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाइवोर्स यानी तलाक का ऑप्शन दिया हुआ है, ऋषभ ने बात बदलते हुए कहा। हाँ मगर मुझे ये ऑप्शन पसंद नहीं, मेरी थिंकिंग बाकी लड़कियों से अलग है। मैं अपने जिस्म और खूबसूरती की नुमाइश आपके सामने दिल खोल कर सकती हूँ, मगर किसी और के सामने नहीं। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, और ये मेरी चॉइस है, मेरी मर्जी है, किया बिना डरे बोली। काफी यूनिक चॉइस है माशुकाना, उफ तेरा यूं मुस्कुराना, ऋषभ स्माइल देते हुए बोला। किसी शैतान से कम नहीं हो आप, किया गुस्से से बोली। फिर आगे कहा, जब जानते हो कि मुझे अपने से एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं करने वाले, फिर भी बिना मतलब के सब पीछे जा रहे हो। हाँ हूँ मैं शैतान, और नहीं जाने दूंगा तुम्हें अपने से दूर, यही सड़ती रहोगी हमेशा मेरे पास, ऋषभ बोला। बड़े कमीने हो, किया गुस्से से बोली। एक नंबर का? अरे अव्वल नंबर का हो तो एक नंबर का हो, नहीं तो ना हो, ऋषभ बोला। मैं भी हूँ वो भी एक नंबर की, और दूर करना चाहो तब भी नहीं जाने वाली, किया बोली। और ऋषभ को गर्दन से पकड़कर और पास खींचा। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगी थी। क्या हो तुम? ऋषभ बोला। वही जो आप हो, शैतान को बीवी, किया ने कहा। किया के बदन पर आधे कपड़े थे। वही ऋषभ सिक्स पैक एब्स के साथ मस्कुलर बॉडी लिए सामने खड़ा था। दोनों की गर्मी सहेलाब बनकर एक दूसरे की कामवासना को चुनौती दे रही थी। माशुकाना, तुम्हें जो करना है वो करो, बस याद रखना बर्बाद तो तुम होकर रहोगी, ऋषभ बोला। और किया को नितंब से पकड़कर ऊपर उठा लिया। वही किया ने अपने दोनों पैरों को ऋषभ की कमर से लपेट लिया। हाँ कर देना, आपके हाथों से बर्बाद होना मेरे लिए आबाद होने के बराबर ही होगा, किया सोच समझकर बोले जा रही थी। वो जानती थी कि एक गलती और ऋषभ भूखे भेड़िए के डे से उस पर टूट पड़ेगा। बर्बाद अगर मेरे हाथों से हुई तो वो भी तुम्हारे लिए एक हसीन मौत ही होगी, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी, याद रखना, ऋषभ चेतावनी देते हुए बोला। याद आप रखना, बर्बाद में नहीं आपकी बीवी मिसेस किया ऋषभ सिंघानिया होगी। किया के बोलते ही ऋषभ चुप हो गया। किया की बात सच थी, क्योंकि ऋषभ ने खुद कहा था कि कमरबंद उसे सिंघानिया बनाता है, और ये कमरबंद किया ने उतारने से साफ मना कर दिया था। ऐसे में ऋषभ अपनी ही बीवी यानी किया ऋषभ सिंघानिया को कैसे बर्बाद कर सकता था? उसकी माँ के संस्कार उसे ये इजाजत कभी नहीं देंगे। तभी ऋषभ की कंफ्यूजन देखते हुए किया बोली। 8 साल पहले जो भोपाल में हुआ था, जानती हूँ आप वहाँ थे, किया के बोलते ही ऋषभ हैरानी से उसे देखने लगा। उसके चेहरे के भाव से वो समझ गई कि उसका तीर सही निशाने पर लगा था। वो आगे बोली, मगर अभी नहीं जानती कि 8 साल पहले क्या हुआ था, पर फिक्र मत करो, जल्दी ही जान जाऊंगी, किया बोली। तुम्हें कैसे पता? किसने बताया? ऋषभ गुस्से से बोला। आपके हाथ में मेरी दुखती नस है रुद्र, सही कहा ना मैंने, किया बोली। ऋषभ चुप था, फिर आगे किया ने कहा।
और मेरे हाथ में आपकी दुखती नस नताशा है, किया ने ऋषभ की गर्दन पर अपने दोनों हाथों को लपेटते हुए कहा। मतलब आग दोनों तरफ से बराबर की लगी है, ऋषभ बोला। जवाब में किया ने अपना सर हिलाया। माशुकाना, तू वाकई मेरी तबाही है, ऋषभ डेविल स्माइल लिए किया को देखे जा रहा था। सॉरी पति, अगर अब तबाही नहीं बनी तो आपका गुरूर बुरा मान जाएगा, किया अब भौकाल मचाए ऋषभ के सामने खड़ी थी। ऋषभ ने नहीं सोचा था कि उसका दाव यूं उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा। तुम्हारा भोलापन और मासूमियत, और मेरा पागलपन और जिद, जब आपस में टकराएंगे तब प्यार होगा या जुनून बनेगा ये तो देखना ही पड़ेगा, ऋषभ बोला। ओफ ऋषु, ऑफकोर्स प्यार ही होगा, किया मुस्कुराती हुई बोली। इतना भरोसा है तुम्हें, ऋषभ ने पूछा। वो प्यार ही क्या जो पागलपन बन सर चढ़कर ना बोले, किया बोली। ओफ माशुकाना, तू पागलपन थी मेरा, और आज जिद बन चुकी है, बोलकर ऋषभ ने किया का ब्लाउज उतरना शुरू किया। सॉरी हब्बी, पर मैं आपकी जिद हूँ, जो आपको मजबूर कर देगी मुझसे प्यार करने पर, क्योंकि मैं आपको नहीं खो सकती और ना आप मुझे। बोलते हुए किया ने ऋषभ को डिप किस कर दिया और अपने हाथों से और पैरों से ऋषभ को जकड़ लिया। कंटिन्यू। आगे क्या होगा जब दोनों की आग एक दूसरे से टकराएगी, ये तो आने वाला एपिसोड ही बता पाएगा। शतरंज के प्यादे अपनी जगह पर आ चुके हैं, अब पार्टी में क्या होगा ये तो वक्त रहते ही पता चलेगा। मगर और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसे और थोड़ा लंबा खींचा जा रहा है। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। डिटेल्स में बताएं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी, बाद में आप एक बार अपने कमेंट पढ़ लेना। पार्टी वाला एपिसोड थोड़ा पीछे खींचा है, 3 एपिसोड काफी नहीं थे, प्लीज माफ कीजिएगा। और कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे और अच्छे से पता चले और आपको ठीक से स्टोरी दिखा सकूं। आगे का एपिसोड थोड़ा इंटेंस होने वाला है, देखना चाहते हो या नहीं प्लीज बताइए तो मैं उसे लिखूं, क्योंकि काफी ज्यादा ओपन रोमांस होगा, शायद किसी को पसंद ना आए इसीलिए पूछा ताकि गड़बड़ ना हो। अगेन सॉरी, प्लीज नहीं देखना तो कमेंट में मना कर दीजिएगा। चैप्टर 23 इंटेंस लव। किया के दहकते अंगारों डे से गुलाबी होठ ऋषभ के सख्त होठों पर अपना जादू बिखरते जा रहे थे। किया और ऋषभ दोनों में आग बराबर की लगी थी। ऋषभ ने किया का ब्लाउज एक झटके के साथ उतर फेंका था। किया को उठाए ऋषभ पागलों की तरह उसके होठों को चूमे जा रहा था। दोनों के होठों की गर्मी सहेलाब बनकर एक दूसरे के गले से नीचे उतरती जा रही थी। 5 मिनट से ज्यादा हो गया था पर दोनों में से एक भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। किस की वजह से होठों पर लगे सलाइवा की वजह से दोनों के होठ साइन कर रहे थे। रात के 12 बज चुके थे। ऋषभ किया की गर्दन पर तो कभी उसके होठों पर किस किए जा रहा था, तो कभी उसके स्तनों को चूमे जा रहा था। वही किया भी ऋषभ के बालों को अपने हाथों से पकड़ी हुई ऋषभ को चूम रही थी। करीब और 5 मिनट गुजर जाने के बाद ऋषभ रुक गया। क्या हुआ? किया ने हौंफते हुए पूछा, उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। कुछ नहीं, ऋषभ बोला। तो रुके क्यों? किया बोली। सिर्फ किसी करना है या कुछ और भी करे? किया ऋषभ का मतलब अच्छे से जानती थी। भेड़िए की तरह या इंसान की तरह? किया ने पूछा। जो तुम चाहो, ऋषभ बोला। मिक्स वर्जन मिल सकता है क्या? किया बेशर्म होकर बोली। किया की बात सुनकर ऋषभ बोला, बड़ी बेशर्म हो। जी आप ही से सीखी हूँ, किया ने बताया। जो हुक्म क्वीन विक्टोरिया, बोलकर ऋषभ ने उसे नीचे उतारा। ऋषभ 2 कदम पीछे हटा। किया को समझ नहीं आया। ऋषभ ने देखा किया पसीने से तलबदल हो चुकी थी। गले से नीचे उतरती पसीने की बूंदें किया के स्तनों को छू रही थी। ऋषभ उसकी खूबसूरती को देखे जा रहा था। किया अभी भी दीवार से सटकर खड़ी थी, उसके बाल आगे की तरफ थे। किया ने ऋषभ के सामने अपना लहंगा उतार दिया। क्या हुआ? किया ने फिर पूछा। बस देख रहा हूँ, ऋषभ बोला। क्या? उद्धरण चिन्ह। अंगारों के डे से दहकते तेरे जिस्म को, ऋषभ बोला। तो बताओ नजारा कैसा है? किया अपने बिखरे हुए बालों को कंधे के पीछे ले जाती हुई बोली। तारीफ करवाना तो कोई तुमसे सीखे, माशुकाना, उफ तेरी अदा है कातिलाना, ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला। तो बताओ मेरे परवाना, किया ने कहा। ऋषभ एक हाथ की उंगली अपने होठ पर रख कर सोचने लगा। किया अभी भी खड़ी इंतजार कर रही थी।
उसकी आंखें नम थी, शायद पानी था या कुछ और, पर ऋषभ उसके जिस्म को देखे जा रहा था। हर बीतते लम्हे के साथ किया की सांसें तेज हो रही थी, उसकी दिल की धड़कनें ऋषभ के बोलने का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? अपनी तबाही को इतना इंतजार करवाना ठीक नहीं, आखिर हूं तो मैं आपकी माशुकाना ही, किया ने कहा। तभी ऋषभ बोला, दहकते अंगारों के जैसे तेरे होठ, संगे मरमर के जैसा तेरा बदन, पतली कमर, भारी नितंब, सुडौल हाथ और पैर, किसी चट्टान की चोटियों की तरह खड़े तेरे भारी उन्नत उरोज, उस पर कहर ढाती तेरी आंखें, उफ स्वर्ग से उतरी अप्सरा को भी पीछे रख दे ऐसे नयन नक्श, तू वाकई हुस्न की मल्लिका है मेरी तबाही। ऋषभ बोला, पतिदेव, उन्नत उरोज, कुछ ज्यादा ही सायरना अंदाज नहीं हो गया? क्या आगे आती हुई बोली, तू है ही कातिलाना, मेरी माशुकाना, अब उन्नत उरोज की जगह भारी स्तन बोलूंगा तो डायलॉग ठीक से बैठेगा नहीं। ऋषभ ने किया को पलटाकर आईने की तरफ देखते हुए कहा। ऋषभ किया की गर्दन को चूमने लगा। किया जोर जोर से सांसें लेने लगी थी। तभी ऋषभ के हाथ किया की छाती पर गए। किया ने शर्म के मारे मुंह फेर लिया। ऋषभ लगातार किया को चूमे जा रहा था। उसने अपना एक हाथ आगे से लिपटाकर किया की कमर को पकड़ा। किया ने अपनी सांस बाहर निकाली, तभी ऋषभ ने हल्के से किया के स्तनों को दबा दिया और हाथ पैंटी के अंदर सरकाता हुआ नीचे ले गया। किया की काम वासना चरम सीमा पर जा पहुंच। उसने ऋषभ का हाथ छुड़ाया और पलटकर ऋषभ को चूमने लगी। क्या हुआ, जिसमें आग लग चुकी है या और फायर पावर चाहिए? ऋषभ डेविल स्माइल लिए बोला। आग नहीं, ज्वालामुखी फटने को है, किया ने ऋषभ के गाल पर अपनी सांस छोड़ते हुए कहा। काफी नशीला अंदाज है, ऋषभ बोला। क्या करूं पति, मैं खाने पर जाकर अगर नशा ना चढ़े तो मैं खाने की इज्जत दाव पर लग जाएगी, किया मादक अंदाज में बोली। तभी ऋषभ ने उसे उठाकर बेड पर फेंक दिया। किया को समझ नहीं आया, तभी ऋषभ ने अपने सारे कपड़े उतार दिए। किया ब्लश करने लगी। वैसे तो ये सब नहीं होता, पर आज किया काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी, क्योंकि आज ऋषभ का अंदाज कुछ अलग ही था। ऋषभ ने धीरे से किया की पैंटी को उतार फेंका और ब्रा का हुक खोलकर उसे भी साइड पर फेंक दिया। आग दोनों तरफ बराबर की लगी थी। किया की फिगर ऋषभ के ईमान को चुनौती दे रही थी। ऋषभ उसके बदन को चूमे जा रहा था। किया के चुस्त कसे हुए स्तन ऋषभ के अंदर हवस का तूफान खड़ा कर रहे थे। ऋषभ ने किया की कमर को चूमा, फिर उसके पैरों पर अपने होठ ले जाकर रख दिए। पागलों की तरफ ऋषभ उसके बदन पर बुलडोजर के जैसे होठों को फिराए जा रहा था। कभी हाथों को चूमता तो कभी स्तनों पर अपने होठ रख देता। किया ने दोनों हाथों से चद्दर पकड़ ली थी। उससे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था ऋषभ का यूं उसे छूना। किया के जिस्म में प्यार का सहेलाब ला रहा था। ऋषु प्लीज, और बर्दाश्त नहीं हो रहा, किया थकी हुई बोली। वो पूरा पसीने से भीग चुकी थी। तभी ऋषभ उसके ऊपर आकर उसे चूमने लगा। किया सिसकियां लिए जा रही थी। किया के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, बस थी तो वो कमरबंद जो ऋषभ ने उसकी कमर पर बंधी हुई थी। कमरबंद की वजह से किया और भी ज्यादा मादक लग रही थी। ऋषभ ने पकड़कर किया को बिस्तर पर पलटा दिया और उसकी पीठ को चूमने लगा। किया के मुंह से आह निकल गई। ऋषभ किया के जिस्म को अपनी आहों में लिए अपने जिस्म की आग बिखेरता जा रहा था। ऋषभ ने किया के नितंब को चूमा। किया ने चद्दर को और ज्यादा कसकर पकड़ लिया। ऋषभ ने फिर किया को पलटा दिया और उसके ऊपर आ गया। किया जोर जोर से सांसें ले रही थी। ऋषभ ने अपने होठ किया के होठों से भिड़ा दिए। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस करने लगे। आज तक ये एहसास किया को कभी नहीं हुआ था। उसने अपने पैरों की उंगलियां मोड़ ली थी। ऋषभ ने उसके हाथों को जकड़ लिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता से यौन संबंध बनाए जा रहा था। दोनों की कामुकता सर चढ़कर बोल रही थी। दोनों के लिए खुद को रोक पाना अब मुश्किल हो रहा था। करीब 20 मिनट से ज्यादा हो चुका था, पर अभी भी दोनों थके नहीं थे, ना ही हार मानी थी। ऋषभ ने किया को गर्दन से पकड़ा और थोड़ी और ज्यादा ताकत से फुर्ती दिखाता हुआ सेक्स करने लगा था, जैसा किया चाहती थी। किया ने दोनों हाथ ऋषभ की पीठ पर रख दिए और पैरों को ऋषभ की कमर से लपेट लिया, मानो वो आज ऋषभ को कहीं जाने नहीं देने वाली थी। कमरबंद दोनों के जिस्म के बीच टकरा रही थी। दोनों पसीने से भीग चुके थे। आह! किया की हल्की सी चीख निकल गई। वो अब अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचने वाले थे।
किया ने ऋषभ को अपनी बाहों में जकड़ लिया था और अपने पैरों से बांध लिया था। उसे आज तक ऐसा एहसास नहीं मिला था। किया की सिसकियां अब बढ़ चुकी थी। किया ने अपने दोनों हाथों से ऋषभ की पीठ को ऐसे जकड़ा हुआ था कि किया के नाखून से ऋषभ की पीठ पीछे गहरे निशान बन गए थे। किया ने अपने होंठ भींच लिए। फिर एक हाथ से किया ने ऋषभ के नितंब को पकड़ा और दूसरे हाथ से ऋषभ के माथे को पीछे से पकड़कर रखा हुआ था। तभी वो हुआ जिसका दोनों को बेसब्री से इंतजार था। स्खलन की वजह से अब किया और ऋषभ थक चुके थे। किया ने अपने पैर ऋषभ की कमर से हटा दिए और दोनों हाथों से ऋषभ को बाहों में लेकर ऋषभ के माथे को चूमने लगी। किया के चुस्त और कसे हुए स्तन अब ढीले पड़ चुके थे। ऋषभ अभी भी थका हुआ किया के ऊपर ही लेटा था, पर किया को इस बात की फिक्र नहीं थी। किया बड़े प्यार से ऋषभ को अपनी बाहों में संभाले थी। वो डरती थी कहीं फिर से ऋषभ उससे दूर होकर एक भेड़िया ना बन जाए। किया ने फिर से ऋषभ की कमर से अपने पैर लपेट लिए। क्या हुआ, फिर से करने का इरादा है क्या? ऋषभ ने किया की तरफ सर उठाए देखा। तू रो क्यों रही? अब तो मैंने कुछ नहीं किया, ऋषभ बोला। किया की आंखों में पानी आ चुका था। जब एक लड़की या औरत किसी के साथ यौन संबंध बनाती है तो सिर्फ जिस्म ही नहीं दिल भी मिल जाते हैं। वह लड़की अपना सब कुछ उसे सौंप देती है जिस पर वो भरोसा करती है। यहाँ भी हालात कुछ ऐसे ही थे। क्या हुआ बोलेगी? ऋषभ ने फिर पूछा और खड़ा होने की कोशिश की। तभी किया ने जोर लगाते हुए उसे वापस से जकड़ लिया। ऋषभ को अजीब लगा। बस चुप करो, बिल्कुल चुप। किया बोली। ऋषभ किया की बात समझ नहीं पाया पर वो चुप रहा। पता है कितना तरस गई थी इसके लिए, किया बोली। बीवी अगर इतनी ही प्यास लगी थी तो बोल देती, तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए तुम्हारा पतिदेव ये सब पहले ही कर देता, ऋषभ बोला। 2 मिनट चुप नहीं रह सकते क्या? मैं बोल रही हूँ ना, प्लीज बस सुनो, किया ऋषभ को अपनी बाहों में लिए बोली। इस वक्त ऋषभ के शरीर का पूरा भार किया के ऊपर था, पर उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सुनाओ, ऋषभ बोर होते हुए बोला। जानते हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। शायद ये आपके लिए बस एक मजाक ही होगा, मगर मेरे लिए नहीं है। लाइफ में सब कुछ छीन लिया गया। अब भाई के अलावा कुछ नहीं मेरे पास। आपसे प्यार करने लगी हूँ। जानती हो आप मुझसे नफरत करते हो, किया बोली। ऋषभ अब उसकी बात गौर से सुनने लगा था। आपने अपनी माँ का कमरबंद मुझे पहनाया। आपने कहा मैं अब सिंघानिया हूँ। इसका मतलब आपकी मम्मा भी सिंघानिया थी, किया ने कहा। ऋषभ की आंखें अब लाल होने लगी थी। तभी किया बोली, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, किया बड़े प्यार से ऋषभ की पीठ को सहलाते हुए बोली। ये सिर्फ एक कमरबंद नहीं है मेरे लिए, बस एक मौका चाहिए खुद को साबित करने का। मुझे नहीं पता मैंने क्या किया था जिस वजह से आप इतना गुस्सा करते हो। बस एक बार मुझे बता दीजिए। आपने बोला था ना कि आप मुझे मौका दोगे, तो प्लीज एक बार ऋषु, बस एक बार भरोसा कर लीजिए। उसके बाद भी आपको लगे तो जो चाहे मेरे साथ कर लेना। किया ने जो भी कहा था दिल से कहा था। वो जानती थी कि ऋषभ बुरा नहीं है, मगर बस प्यार से ही वो ऋषभ को जीत सकती थी। अगर उसके सामने पड़ती तो शायद इस नफरत का कभी अंत ही नहीं होता। ऋषु प्लीज, बस एक बार मौका चाहती हूँ, किया ने फिर से कहा। ऋषभ की आंखें नम हो चुकी थी। वो भारी आवाज में बोला, अगर मौका चाहती हो तो वादा करता हूँ तुमसे मैं एक मौका जरूर दूंगा तुम्हें। तब मैं और तुम उस रात आमने सामने होंगे, जब मैं तुम्हें तुम्हारी गलती बताऊंगा। उस रात तुम खुद फैसला करना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। बोलकर ऋषभ किया की पकड़ से खुद को छुड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ। किया हैरान थी, आज उसने पहली बार ऋषभ को रोते हुए इस तरह से देखा था। ऋषभ बिना कपड़ों के बेड पर बैठ गया। तभी किया उठकर उसके पास आई और पीछे से उसे पकड़कर गले लगा दिया। क्यों मेरे लिए और मुश्किलें बढ़ा रही हो? ऋषभ बोला। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे ऋषु से बात कर रही, ऋषभ से नहीं, किया बोली। मैं ऋषभ ही हूँ, ऋषभ ने कहा। किया ने अपना सर ऋषभ के कंधे पर टिकाया और कहा, नहीं आप गलत हो ऋषु, किया बोली। तभी ऋषभ उठकर बाथरूम में चला गया। ऋषु रुको, किया चिल्लाई पर वो नहीं रुका। किया की आंखें भीग चुकी थी। कुछ देर बाद वो बाहर आया। उसने बार में से शराब की बोतल ली और बैठकर वोडका पीने लगा। किया ने देखा पर कुछ नहीं कहा। वो भी बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई।
उसने देखा ऋषभ अभी भी पिए जा रहा था, तभी किया की नजर वहां रखी खाली बोतल पर गई। बोतल देखते ही समझ गई कि ऋषभ के हाथ में दूसरी बोतल थी, यानी अंदर जाकर बाहर आने तक ऋषभ एक बोतल खत्म कर चुका था और अभी दूसरी बोतल से वोडका पी रहा था। किया ऋषभ को देखने लगी। बस कीजिए प्लीज, वो बोली। आखिर चुप रहने का क्या लोगी तुम, माशुकाना, ऋषभ बोला। जहर, किया गुस्से से बोली। पी लोगी, अगर दे दूं तो, ऋषभ बोला। डिपेंड करता है, किया ने कहा। किस पर, ऋषभ ने पूछा। आप पर, किया ने जवाब दिया। तो पिलो, कल ला कर देता हूँ तुम्हें, ऋषभ बोला। शौक से पियोगी, पर आप सच में मुझे पीने दोगे, किया ने पूछा। कोई शक है क्या, ऋषभ बोला। ऋषभ की आंखें लाल हो चुकी थी, वो पूरी तरह से नशे में था। हाँ है शक, तबाही हूँ आपकी, अगर मुझे कुछ हो गया तो बर्दाश्त कर पाओगे, किया बोली। ना, ऋषभ बोला, फिर आगे कहा। तुझे तो मैंने उसे एक रात के लिए बचा कर रखा है, इसीलिए तो कहा मैंने, किया बोली। माशुकाना, उफ, मेरा यूं मुस्कुराना, किया बीच में बोल पड़ी। डायलॉग मेरा है, कॉपी करने से पहले पूछ तो लो, ऋषभ ने कहा। होगा ये डायलॉग आपका, मगर माशुकाना तो मैं ही हूँ, किया ने कहा और पास जाकर ऋषभ के हाथ से वोडका की बोतल छीन ली। वापस दे, ऋषभ गुस्सा करते हुए बोला। जान से मार दो फिर मिल जाएगी, किया बोतल वापस रखते हुए बोली। तू जान है और मैं जहान, ऋषभ बोला। चलो अब, किया ऋषभ का हाथ पकड़ते हुए बोली। क्यों आफत बनी हुई है, कभी तो कयामत बन जा, ऋषभ बोला। पतिदेव थोड़ी देर पहले बनी तो थी, अब अगर संभाल नहीं पाए तो इसमें मेरी क्या गलती, किया ने ऋषभ को उठाते हुए कहा। ऋषभ नशे में था, उसके पैर उसके कंट्रोल में नहीं थे। अगर संभलती नहीं तो पीते क्यों, किया गुस्से से बोली। गम इस कदर बड़ा कि बेदर्दी से पी गया। इस दिल का दर्द कुछ इस तरह से चढ़ा कि ना चाहते हुए भी पी गया। ठुकरा रहा था मुझे बड़ी बेदर्दी से जमाना, मैं आज उस जमाने को ठुकरा के पी गया, ऋषभ बोला। किया ने अपना माथा पकड़ लिया। चलो मेरे शायर पति, किया खींचती हुई ऋषभ को बेड के पास लाई। छोड़ो मुझे, ऋषभ ने झटके के साथ अपना हाथ किया की पकड़ से आजाद किया। अभी आधी रात को तमाशा खड़ा करना है तो बोल दो, मैं दादू को बुला कर लाती हूँ, किया गुस्से से बरस पड़ी। बेवफा ए इश्क, तुझे जिस बुलाना है बुला, पर आज मैं नहीं रुकने वाला। उस रात तेरे दोस्त नहीं रुके थे, आज मैं नहीं रुकूंगा, ऋषभ हवा में हाथ लहराता हुआ बोला। उस रात की बात सुनकर किया ठिठक गई। किस रात की बात कर रहे ऋषु, किया धीमे से बोली। वही रात जब तुझसे तेरा सब कुछ छीन गया और मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया, ऋषभ बोला। क्या मतलब है आपका, किया ने पूछा। कमाल है, अभी भी मतलब पूछ रही। रुक एक मिनट, बोलकर ऋषभ ने पास जाकर अलमारी खोली। उसमें एक बायोमेट्रिक इलेक्ट्रिक लॉक लगा हुआ था। ऋषभ ने अपना थंब रखा और लॉक खोलकर एक लाल कपड़ा निकाला। किया ने देखा वो वही लाल कपड़ा था जिसे दिखाने से ऋषभ ने साफ साफ मना किया था। उस लाल कपड़े में एक छोटा सा बॉक्स था जिसे ऋषभ ने एक कोड डालकर खोला। किया ध्यान से सब कुछ देख रही थी। फिर ऋषभ ने उसमें से एक पेन ड्राइव निकाला। किया समझ नहीं पा रही थी कि ऋषभ उसे क्या दिखाना चाहता था। तभी ऋषभ उस पेन ड्राइव को दिखाता हुआ किया से कहता है, सारे राज इस पेन ड्राइव में दफन है। ऋषभ की बात सुनकर किया चौंक गई। क्या मतलब आपका, ऋषभ, किया सीरियस थी। मतलब पूछकर दिमाग खराब मत कर, मेरी बात अब ध्यान से सुन, ऋषभ आंखें मूंदते हुए बोला। किया खामोश रही। तुझे क्या लगता है तेरा वो सड़ा हुआ अच्छा बनने का नाटक करने वाला चाचा, तुझे वो भी इस दिल्ली शहर, जो तेरी औकात से भी बाहर का है, जहाँ तेरे चाचा के खुद के खाने के वांदे पड़े हैं, वो तुझे और तेरे भाई को एहसान करते हुए यहाँ लेकर आया, तेरा दिमाग उस वक्त भी नहीं चला। ऋषभ की बात सुनकर किया दिल बैठा जा रहा था। ऋषभ आगे बोला। तू क्या कोई महारानी है जो तेरा चाचा इतना मेहरबान हो गया। अगर इतना ही दयावान था तो तब कहाँ गई थी उसकी इंसानियत जब तेरे बाप ने अपनी ही कपड़े की फैक्ट्री में जलते हुए दम तोड़ दिया था। ऋषभ के बोलते ही मानो किया के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। का क्या मतलब है आपका, किया कांपती आवाज में बोली। ऋषभ जोर जोर से नशे की हालत में हंसने लगा। वाह, सच में तू भोली भाली मेरी माशुका नहीं है, अभी भी मतलब पूछे जा रही। वाह, ऋषभ बोला।
अरे अगर लाना ही था तुझे दिल्ली तो 8 साल पहले लेकर आता, जब तेरे और तेरे भाई के ऊपर से तेरे माँ और बाप का साया हमेशा के लिए उठ गया था, तब तेरा चाचा कहा था बोल, ऋषभ बोला। उसके हाथों में पेनड्राइव अभी भी थी। किया पास गई और ऋषभ के हाथ से वो पेनड्राइव छीनने की कोशिश करने लगी। ऋषभ ने जैसे तैसे करके वो पेनड्राइव वापस से बॉक्स में रख दी और कोड पैनल पर उंगली फिराकर उसे बदल दिया। प्लीज ऋषु अब और बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज बता दीजिए, किया रोती हुई बोली। पर ऋषभ ने एक ना सुनी और बॉक्स वापस से बायोमेट्रिक वाली सेफ में रख दिया। बस कर, किया कितना रोएगी, यहाँ किसी को तेरे रोने से फर्क नहीं पड़ता। 8 साल पहले मैं भी रोया था, किसी के आगे हाथ जोड़कर मैंने भी जान की भीख मांगी थी, ऋषभ किया को देखते हुए बोला। किया ने देखा उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उस रात में भी टूटा था, शायद बुरी तरह से बिखरा था, पर कमबख्त जमाने को मंजूर ना था, उठाकर फेंक दिया था बाहर समझकर टूटा तारा जो था, ऋषभ अपने आंसू पोंछते हुए बोला। किया चुप थी, शायद आज जाकर वो ऋषभ के दिल के दर्द को महसूस कर पा रही थी। औरत अक्सर रोती है मगर जब मर्द रोता है तो एहसास होता है कि दर्द हद से ज्यादा होगा, तभी जाके वो रोया होगा। किया ने ऋषभ का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बेड के पास लेकर आई और जबरदस्ती बिस्तर पर सुला दिया। फिर अपने कपड़े बदल कर किया ऋषभ के पास आई और लाइट ऑफ करके ऋषभ को गले लगा दिया। क्यों तरस खाती हो, टूटा हुआ सास हूं मैं। आवाज भी अब टूट चुकी है, और इंसानियत का गला मैंने 8 साल पहले ही घोट दिया था, ऋषभ मायूस होते हुए बोला। नहीं, अगर इंसानियत ना होती तो मेरे भाई को ना बचाते। बात पेशों की थी ही नहीं, कभी बात बस इतनी सी थी कि आप अकेले थे, किया बोली। और अब, ऋषभ सामने दीवार पर टिकाई हुई पेंटिंग को देखकर बोला। अब मैं हूँ आपकी किया, या माशुकाना ही सही, किया ने जवाब दिया। ऋषभ ने अपनी साइड बदली, तभी किया ने वापस से जबरदस्ती उसे अपनी साइड घुमा दिया और उसे गले से लगाए सोने लगी। ऋषभ कुछ नहीं बोला, वो बस खामोश था। किया ने पूरा ध्यान रखा था कि वो ऋषभ के साथ ही सोए, वो नहीं चाहती थी कि ऋषभ वापस से उठकर शराब पीने चला जाए। किया समझ चुकी थी ऋषभ काफी अकेला पड़ चुका था। उस पेनड्राइव का सच मुझे जानना ही होगा। आखिर ऋषभ के साथ क्या हुआ था उस रात, क्यों आप मुझे सच नहीं बताते? पर अब और नहीं, आपको सच तो बताना ही होगा। मुझे नहीं तो किया, ऋषभ सिंघानिया को ही सही। जानती हूँ बहुत दर्द है आपके दिल में, पर अब और नहीं। उद्धरण चिन्ह, किया ने खुद से कहा। दूसरी तरफ नई दिल्ली में किसी वेयरहाउस में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। सभी बातें किए जा रहे थे। उसी वक्त एक लड़की वहां पर आए। पांडु उस लड़की को देखकर बोला, अरे राधिका, तू गोवा से वापस कब आई? पांडु की बात सुनकर वो लड़की बोली, बस अभी आई। राधिका की बात सुनकर राजू उससे कहता है, वैसे कैसी रही गोवा की ट्रिप? राजू की बात सुनकर राधिका उससे कहती है, मैं वहां घूमने नहीं, बॉस का काम खत्म करने गई थी, समझा। राजू चुप जो गया। तभी वहां रंगीला आ पहुंचा। ओए, तूने ऋषभ सिंघानिया के बारे में कितना मालूम किया? जितना मालूम किया है उतना काफी है उसका गेम बजाने के लिए, राजू बोला। अगर गड़बड़ हुई तो बॉस तेरा गेम बजा डालेंगे, राधिका ने कहा। अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी सच्ची। बोल ना पांडु, बता इन सबको कि 2 दिन से अपन की तैयारी कैसी चल रही, बता जरा, राजू पांडु की तरफ देखता गए बोला। ये छोड़, बता चला है दूसरी गैंग्स को भी हायर किया गया है इस बार, रंगीला बोला। हमसे क्यों पूछ रहा? तू इन्फॉर्म है, तुझे पता होगा, पांडु बोला। बेघोचू पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ अंडरग्राउंड मार्केट से खबर आई है किसी और कंपनी ने भी दूसरी गैंग्स को इसमें शामिल किया है, रंगीला ने बताया। हद है, एक आदमी के पीछे इतने सारे लोग पड़े हैं, राधिका बोली। अरे आदमी भी तो कोई छोटा मोटा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आधे से ज्यादा डिफेंस डील को अपनी मुट्ठी में जकड़ कर बैठा है, और तो और दूसरे फील्ड में भी हाथ आजमाया हुआ है उसने। ऐसे में दुश्मन नहीं बनेंगे तो क्या दोस्त बनेंगे, रंगीला बोला। सभी गहरी सोच में पड़ गए। तभी अंदर एक आदमी खून से सने हुए कपड़े पहनकर अंदर आया। उसे आता देख सभी हैरान थे। फिलहाल पांडु और राजू ने मिलकर ऋषभ के जनाजे की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी थी। ऋषभ को मारने के लिए सालों से कई लोग कोशिश करते आ रहे थे। आज तक कोई कामयाब नहीं हो पाया था।
क्या अब कोई कामयाब होगा? क्या वक्त रहते किया ऋषभ को बचा पाएगी या कोई और राज खुलकर सामने आएगा? जानने के लिए पढ़िए मेरी इस कहानी को। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक सेफ रहिए एंड मास्क का इस्तेमाल जरूर करिए। पेनड्राइव में कौन सा राज छुपा था ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सॉरी फ्रेंड्स, जितना हो सकता था उतना बोल्ड बनाने की कोशिश की थी, पर इससे ज्यादा बोल्ड बनाया तो दिक्कत हो सकती थी। आई होप आपको मेरा एफर्ट पसंद आया होगा। प्लीज अगेन सॉरी अगर कुछ बाकी रह गया हो तो। आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू बेस्ट एंटरटेनिंग स्टोरी ऑन पॉकेट एफएम। राज खुलेंगे टेंशन बढ़ेगा, सो आप पढ़ते रहिए और अगर कुछ एडवाइस देनी है तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक करें और शेयर करें प्लीज, और कमेंट करना ना भूलें ताकि मुझे पता चले आपको स्टोरी कैसी लगी और क्या चेंज करना है प्लीज। और हाँ, मैंने एपिसोड काफी लंबा लिखा है, इससे ज्यादा लंबा नहीं हो सकता, सो सॉरी एंड थैंक यू। चैप्टर 24, मंगलसूत्रधारी हो तुम। सभी उस आदमी को देखे जा रहे थे। बॉस, रंगीला चिल्लाया। सभी उस आदमी के पास पहुंचे। उस आदमी के दाहिने हाथ में गोली लगी थी। ओए जल्दी फर्स्ट एड किट लेकर आओ, राधिका चिल्लाई। मैं लता हूँ, पांडु बोला और भागकर अंदर की ऑफिस में गया। ये गोली कैसे लगी बॉस? राजू ने चेयर को आगे करते हुए कहा। वो मैं पता करने गया था, वही सारा झोल हो गया, कालिया कुर्सी पर बैठते हुए बोला। तभी पांडु फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। अरे पंकज कहाँ है, कोई बुलाओ उसे जल्दी, राधिका ने आवाज लगाई। अरे बाहर सुट्टा मार रहा होगा, मैं बुला कर लाया, चंपक ने कहा। हाँ जल्दी जा, राधिका ने कहा। पंकज कालिया गैंग का क्रिमिनल कम डॉक्टर था। उसी की वजह से ऐसी कोई सिचुएशन में सब बच जाते थे। वही राधिका मनी लॉन्ड्रिंग का काम संभालती थी, तो रंगीला इन्फॉर्मर था और पंकज और रिजवान दोनों ही स्नाइपर थे। दोनों ही कालिया गैंग में टॉप पोजीशन पर थे। सभी बड़े हाई प्रोफाइल टारगेट और साइलेंट किलिंग के काम उन्हें ही दिए जाते थे। वही पांडु और राजू ने 1 महीने पहले ही कालिया गैंग ज्वाइन किया था। पुलिस के साथ पिछले महीने की रेड में कालिया गैंग के 2 आदमी मारे गए थे, तब कालिया गैंग में 2 लोगों की जगह खाली थी और इन दोनों को मौका मिल गया था। और 2 दिन पहले ही कालिया ने इन्हें ऋषभ सिंघानिया की सुपारी दी थी। अब कालिया को किसने दी थी ये कोई नहीं जानता था। बॉस, पांडु ने कालिया को आवाज लगाई। बोल पांडु रंगा, कालिया ने मजाकिया लहजे में कहा। ये सब कैसे हुआ, जरा डिटेल्स में बताए, पांडु बोला। तुझे बड़ा जानना है, राधिका लताड़ते हुए बोली। अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, पांडु अपना बचाव करते हुए बोला। अरे आज मैं बाहर गया था, वही 3-4 लोगों ने साला पीछे से मारने की कोशिश की। ये साला किसी और ने भी ऋषभ सिंघानिया की सुपारी ले रखी है। अंडरग्राउंड मार्केट में बात तेजी से फैल चुकी है कि हमारी गैंग को ऋषभ सिंघानिया की सुपारी मिली हुई है। कोई तो है हमारे बीच जिसने बात बाहर लीक की है, कालिया बोला। यार पता नहीं ये सब क्या चल रहा, अब आपस में भी सब भिड़ना शुरू हो गया है, पंकज ड्रेसिंग करते हुए बोला। बॉस लकी हो, गोली सिर्फ छू कर निकल गई थी, पंकज ने कहा। हाँ मैं हूँ ही साला लकी बास्टर्ड, कालिया बोला। तो अब क्या करे फिर, राधिका ने पूछा। करना क्या है, सभी लोग अलर्ट पर रहो, हमारे अलावा जिस किसी ने भी ये सुपारी ली है वो ही एक दूसरे को रास्ते से हटाने का काम जरूर करेंगे, सब अपना ध्यान रखना, कालिया बोला। हाँ बॉस सही कहा आपने, चंपक बोला। अब ये बात छुपी नहीं है, मगर जो प्लान था उसी पर हम आगे बढ़ेंगे, कालिया बोला। मतलब पांडु और राजू ही इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे, राधिका ने पूछा। हाँ कालिया ने कहा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में इक्यू के बाहर रुद्र का दोस्त धवल और पलास और रुद्र का भाई विधु बैठे हुए थे। सभी खून भरी नजरों से बाजू में बैठे 2 इंसान को देखे जा रहे थे। मुझे पता नहीं था तू इतना बड़ा कांड करके बैठी हुई थी, आर्यन ने नताशा को देखते हुए कहा। जी बिल्कुल, वो दोनों यहाँ रुद्र की हालत कैसी है वही देखने आए थे। सॉरी, मुझे नहीं पता था ये सब होगा, नताशा बोली। यार सीधा भाभी के भाई को ही उड़ा दिया तूने, काफी ऊंची तरक्की कर ली है, आर्यन गुस्से से बोला। सॉरी आर्यन, नताशा मायूस होते हुए बोली। मुझे मत बोल, भाभी को बोल, आर्यन बोला। हाँ जानती हूँ, घर जाकर पहले यही करूंगी, नताशा बोली। नाटक बंद करो, तुम अमीर लोग इंसान को इंसान समझते ही कहाँ हो।
एक तो पहले गलती करते हो और ऊपर से ये सब दिखावा करते हो, विधु गुस्से से बोला। नहीं भाई, तू गलत समझ रहा। देख, यहाँ आने का हमारा इरादा कोई गलत नहीं है, ना ही दिखावा करने का है। जनता हूँ तुझे हम दोनों पर भरोसा नहीं हो रहा, पर हम सच बोल रहे हैं, आर्यन बोला। यहाँ एक बात जान लीजिए, ऋषभ और नताशा का नेचर गुस्से में एक जैसा है, दूसरी तरफ आर्यन बिल्कुल ही किया के जैसा है, जो प्यार से काम लेता है। हर बार जब भी नताशा मुसीबत में पड़ती तब तब आर्यन ही उसे बचाता था, इसीलिए नताशा और आर्यन की जोड़ी जय और वीर की तरह थी। और इन दोनों से तो पूरा सिंघानिया इंडस्ट्री दूर रहता है कि इसे वो आगे बता चलेगा। और हाँ, हमारे ऋषभ सिंघानिया भी दूरी बना कर रखते हैं जब जय और वीर की जोड़ी साथ होती थी। सभी आपस में बात किए जा रहे थे, धवल, विधु और पलाश इल्जाम लगाते तो आर्यन नताशा का बचाव करता। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आर्यन उनको ये भरोसा दिलाने में कामयाब हो गया था कि नताशा और आर्यन को सच में रुद्र की फिक्र थी। सभी की बातें करने में रात कहाँ बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह हो चुकी थी। करीब सुबह के 7 बज रहे थे। ऋषभ पहले ही उठकर स्विमिंग पूल के पास जिम थी उसमें वर्कआउट करने चला गया था। वही अधिराज और बाकी सब बाहर पीछे लॉन पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। जब ऋषभ वापस कमरे में आया, उसने देखा किया उठ चुकी थी और हाथ जोड़कर प्रार्थना किए जा रही थी। जब किया ने आंखें खोली तो ऋषभ उसके सामने खड़ा उसे ही देखे जा रहा था। कभी देखा नहीं तुम्हें इस तरह, ऋषभ ने कहा। किस तरह? किया अनजान बनते हुए बोली। वो अच्छे से जानती थी कि ऋषभ क्या पूछ रहा था। ये प्रार्थना करते हुए, ऋषभ ने कहा। ओह, ये तो मैं अक्सर करती हूँ, फर्क इतना है कि आज आपको पता चल गया, किया मुस्कुराते हुए बोली और बेड से उठ खड़ी ऋषभ के पास आई। किया ने ऋषभ के कंधे से पसीने से भीगा हुआ टॉवल ले लिया। काफी बीवी बन रही हो, ऋषभ बोला। किया अलमारी से टॉवल निकलती हुई बोली। क्यों नहीं बनना चाहिए बीवी, किया रुकती हुई बोली और पास आकर ऋषभ का हाथ उठाकर टॉवल ऋषभ के हाथ में पकड़ा दिया। ये क्या? ऋषभ ने पूछा। आपकी सुबह की फ्रेशनेस, किया बोली। मतलब? ऋषभ को समझ नहीं आया। जाकर नहा लीजिए, आपके इनरवियर अंदर ही रखे हुए हैं, किया बोली। हद है माशुकाना, ऋषभ बोला। मेरा यूं मुस्कुराना, हूं मैं कातिलाना, किया मुस्कुराती हुई बोली। हाय मर जावा, ऋषभ पीछे कदम रखता हुआ बोला। गुड़ खा के, किया फोरहेड पर हाथ रखती हुई बोली। ऋषभ बाथरूम में चला गया। काफी ज्यादा काम है किया, सब मैनेज करना पड़ेगा, ऊपर से ये एकडू, सबसे मुश्किल काम तो इस एकडू को संभालना है। बोलते हुए किया को कल रात के लम्हे जो उसने और ऋषभ ने साथ बिताए थे वो याद आ गए। वो बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रही थी, मानो उसका चेहरा ही लाल हो गया था। जो भी है, मेरा अब्दू शायर है पर बिस्तर में टोटल फायर है, किया खुद से बातें किए जा रही थी। बस वो गलती मुझे पता चल जाए और इस छोटी सी सेफ में से मुझे वो पेन ड्राइव मिल जाए, किया बायोमेट्रिक सेफ पर हाथ रखती हुई बोली। मेरे अब्दूजी काफी चालाक प्राणी है, इतनी आसानी से मुझे नहीं बताने वाले, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा, किया सोचती हुई बोली। फिर अलमारी में ऋषभ के सारे कपड़े ठीक करने लगी। सच ही कहा है किसी ने, बॉयज का सामान मतलब टोटल टॉर्चर। देखो तो सब कुछ बिखरा पड़ा है, बोलकर किया सब कपड़े बाहर निकालने लगी। सब कपड़े उसने लाकर बेड पर रख दिए। जब किया ने टैक्सुडो बाहर निकाला, उस पर लिखा था इटालियन मेड कस्टम डिजाइन। काफी ऊंचे शौक है जनाब के, बोलकर किया ने उसे अलमारी से बाहर निकाला। पर्दे से ही निकला ही था कि वजन के मारे टैक्सुडो हाथ से नीचे गिर गया। किया हैरान थी, यार इतना ज्यादा वेट किस बात का? हैरानी से उसने वो टैक्सुडो वापस उठाया। यार बहुत भारी है, कम से कम 10 से 15 किलो के बीच में लग रहा, किया खुद से बातें कर रही थी। अलमारी रोलिंग डोर वाली थी जो काफी ज्यादा बड़ी थी, इतनी कि 15 लोग एक कतार में खड़े होकर आराम से आ जाते उसमें। किया ने देखा अलग अलग ब्रांड की वॉच राखी थी तो नीचे नए जूते रखे हुए थे। कम से कम 30 से 40 जूतों की जोड़ी वहां पर होगी और वॉच की कलेक्शन देखकर किया के होश ही उड़ गए थे। इतनी सारी घड़ी, जनाब चलता फिरता कुबेर का भंडार है, किया बोली। उसने अभी भी हाथ में टैक्सुडो पकड़ा हुआ था, वो सेफ्टी के लिए एक बड़े से हैंगिंग कर बैग में था, जिसे अक्सर बनाने वाली कंपनी की तरफ से दिया जाता था ताकि इतने महंगे सूट खराब ना हो।
ऐसे बहुत सारे टैक्सडो को वहां अलमारी के अंदर टिंगा हुआ किया देख पा रही थी। उफ जनाब, सच में किसी प्रिंस से कम नहीं। टोटल भौकाल है इनका तो। किया टैक्सडो जो हाथ में था उसे खोलकर देखने लगी। किया को ऋषभ के लिए कपड़े निकालने थे ताकि ऑफिस में वो अच्छे से तैयार होकर जा सके। किया ने उस कवर की चेन को खोला। उसमें से एक ब्लैक कलर का टैक्सडो बाहर निकला। उसकी डिजाइन और क्वालिटी किया को उस टैक्सडो को छू कर ही पता चल रही थी। काफी महंगा लगता है, किया ने खुद से कहा। खुद को बेच दोगी तब भी इसकी कीमत नहीं चुका पाओगी, पीछे से आवाज आई। किया ने मुड़कर देखा। नहा धोकर टॉवल लपेटे ऋषभ उसके पीछे खड़ा था और चलते हुए किया के पास आया। तू 3 करोड़ का है? किया ने पूछा। ऋषभ जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता हुआ देख किया मुंह फुलाए उसे देखने लगी। माशुकाना, बस इतनी ही कीमत है तुम्हारी? किया गुस्से से ऋषभ को देखने लगी। क्या मतलब आपका? किया ने पूछा। 150 करोड़ से 1 रुपया नीचे नहीं दिया, पूरा 150 करोड़, ऋषभ बोला। किया आंखें फाड़े कभी ऋषभ को तो कभी उस ब्लैक कलर की टैक्सडो को देखे जा रही थी। हीरे लगे हुए हैं क्या इसमें? किया टैक्सडो को देखने लगी। नहीं तो, ऋषभ ने जवाब दिया। फिर इतनी ज्यादा कीमत किस बात की? किया हैरानी से बोल पड़ी। हे, इसकी कीमत ज्यादा, मगर जान से तो कम ही है, ऋषभ बोला। मतलब, बहुत पूछती हो, ऋषभ बीच में बोल पड़ा। किया चुप हो गई। जब वक्त आएगा तब पता चल जाएगा, ऋषभ बोला और टैक्सडो किया के हाथ से लेकर वापस अलमारी में रख दिया। तभी किया की नजर अलमारी में रखी किसी चीज पर गई। उसने तुरंत उसे बाहर निकाला, पर उसे हाथ में लेते ही किया की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो ग्लॉक 19 गन थी, जैसी हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई जाती थी। किया आंखें फाड़े अपने हाथ में आई हुई उस गन को देखे जा रही थी कि ऋषभ ने तुरंत ही गन उसके हाथ से ले ली। किसने बोला मेरी चीज को हाथ लगाने के लिए? ऋषभ गुस्से से बरस पड़ा। सॉरी, किया ने जवाब दिया। आइंदा से ध्यान रखना, कोई खेलने की चीज नहीं ये, ऋषभ गुस्से में था। जानती हूँ पति, गलती हो गई, जानबूझकर नहीं किया। और ये गन आपके पास क्या कर रही? किया ने पूछा। मेरी खुद की है, लाइसेंस है इसका, बीवी, ऋषभ झूठी मुस्कान के साथ बोला। ठीक है, ने बस जानना चाहती थी, किया ने कहा। मेरी सेफ्टी के लिए है ताकि तुम मुझ पर हमला ना कर सको, ऋषभ ने कहा। सेफ्टी तो मुझे चाहिए, वो भी आपसे जो कि मिलने से रही, किया बोली। किस बात की? हद है, तू खुद मेरी तबाही है और खूनी मुझे करार दे रही, ऋषभ बोला। किया मुंह फुलाए बेड के पास गई और ऋषभ के कपड़े ठीक से समेटने लगी। बीवी, भड़की हुई हो, ऋषभ बोल। बहुत ज्यादा, किया गुस्से से बोली। शेर सुनाऊं? ऋषभ बोला। जी सुनाए। मना करूंगी फिर भी थोड़ी आप रोकने वाले हो, किया ने कहा। मेरे आंखों का ख्वाब बस तुम हो, मेरी जिद और जुनून का इंतजाम बस तुम हो, जीते हैं हम बस तुम्हारे सहारे, क्योंकि बेपनाह नफरत की मोहताज तुम हो, ऋषभ बोला। कैसी लगी मेरी तबाही? ऋषभ डेविल स्माइल दिखाता हुआ बोला। एक मैंने भी लिखी है, सुनाऊं? किया झूठी मुस्कान दिखाती हुई बोली। क्या बात है, बीवी संगत की रंगत दिखने लगी है, ऋषभ मुस्कुराया। ना तुम मुझे बर्बाद कर पाओगे ना मैं तुम्हें बर्बाद होने दूंगी। हाँ हूँ मैं जिद तुम्हारी, बन चुकी हूँ अब तबाही, नफरत सी आग में जल रही हूँ तो हूँ इंतकाम तुम्हारी, पर क्या करूँ पतिदेव में हूँ माशुकाना तुम्हारी। वाह 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 वाह, ऋषभ तालियां बजाता हुआ बोला। कभी तो खुद पर नहीं तो कम से कम अपनी शायरियों पर तरस खा लिया करो, बेचारी मर रही आपके दिमाग के अत्याचार से, किया ऋषभ के कपड़े निकालते हुए बोली। अरे, ये क्या बोल रही तू? अच्छी खासी शायरी बोलता हूँ और तू कबाड़ा कर देती है, ऋषभ मुस्कुराता हुआ बोला और बिस्तर पर जाकर बैठ गया। कबाड़ा नहीं, सच कहा, किया अलमारी में कपड़े रखते हुए बोली और ऋषभ के आज पहनने के लिए नए कपड़े बाहर निकलती हुई आगे बोली। इतनी अकड़ ठीक नहीं, मिस्टर अक्टू सिंघानिया नाम रखना चाहिए था खुद का, किया ने हाथ रुमाल हाथ में लिया। सुना मैंने, ऋषभ चिल्लाया। जी सुनाने के लिए ही बोला था, किया बोली। किया ऋषभ के पास आई, अभी भी वो मुंह फुलाए थी। ऋषभ ने उसे देखते हुए कहा, क्यों फिक्र करती हो मेरी बीवी, तो तुम गजब की हो, इतना सताया फिर भी हार नहीं मानती, प्लीज हैंडल विथ केयर बीवी, वो घड़ी पूरे 17 लाख की है, ऋषभ बोला।
किया ने सब कपड़े और घड़ी बेड पर रखी और फिर वापस अलमारी में से हेयर ऑयल की बोतल लेकर आई। ये देखकर ऋषभ बोला, सोचना भी मत। ऋषभ उंगली दिखता हुआ बोला, सॉरी पति, पर क्या है ना धर्म पत्नी हूँ आपकी। अगर सेवा नहीं की तो आपकी सोच बुरा मान जाएगी। कहा था ना हैंडल विथ केयर। किया जवाब देती हुई बोली, अपने लिए नहीं घड़ी के लिए बोला था। मेरी मंगलसूत्रधारी। ऋषभ बोलकर उठ रहा था, तभी किया ने पकड़कर उसे वापस बिठा दिया। चुपचाप बैठ जाओ, कभी तो अपनी मंगलसूत्रधारी बीवी की बात सुन लिया करो। पाप लगेगा, पेट में दर्द होगा। किया ने तेल हाथ में लिया और ऋषभ के बालों में कर हाथ फेरती हुई मसाज करने लगी। बस कर बीवी, क्यों आफत की पुड़िया बनी हुई है। हंसेंगे लोग तेरे पति पर। ऋषभ बोला, ना नहीं हंसेंगे, ये तो इंश्योरेंस है मेरा। किया ने कहा। किस बात का। ऋषभ ने पूछा। जी, घर पर एक बीवी है जो अपने बेरहम पति का अच्छे से ध्यान रखती है, इस बात का, ताकि उस रात बार में जो लड़की मेरे आते वक्त बाहर आकर अपनी जिद बंद कर रही थी वैसी हरकत फिर ना करे, इस बात का। किया गुस्से से ऋषभ के बाल खींचते हुए बोली। आह। ऋषभ चीखा। पति, सेक्स साउंड अच्छा निकाल लेते हो। किया हंसती हुई बोली, क्या है ना कल रात तेरे से ही सीखा था। आह। ऋषु, बस अब और बर्दाश्त नहीं होता। आह। ऋषभ चिढ़ाते हुए बोला, बस अब मार खाओगे आप। किया गाल खींचते हुए बोली, मत खींच, दर्द होता है। ऋषभ बोला, जी इसीलिए खींचा। बड़ी कमीनी है तू। ऋषभ बोला, एक नंबर की। अरे अव्वल नंबर की हो तो एक नंबर, नहीं तो ना हो। किया ने जवाब दिया। बीवी, अगर डायलॉग कॉपी कर रही हो तो अच्छे से कॉपी करो, डायलॉग को रिस्पेक्ट दो। ऋषभ ने कहा। आप ही दे दीजिए, मुझे और भी काम है। बोलकर किया ने ऋषभ के हाथ में उसकी घड़ी थमा दी। हो गया तुम्हारा। ऋषभ बोला, हाँ हो गया। अब चुपचाप अच्छे से कपड़े पहनो ताकि बिजनेसमैन लगो, और चुपचाप जाओ ऑफिस में, समझे। किया ने कहा और वापस से अलमारी ठीक करने लगी। हद है यार, किसी ने सच ही कहा है, ऊपर वाले ने हम मर्दों को बनाया, फिर औरतों को बनाया, फिर आविष्कार करना ही भूल गया। ऋषभ कपड़े पहनने लगा। जब सब पहन लिया तब उसने बोला, चलता हूँ बीवी, आज वाकई सबको पता चल जाएगा कि मेरे घर में डायन ने कब्जा कर लिया है। किया मुड़कर ऋषभ को देखने लगी। ये क्या है। किया हैरानी से ऋषभ को देखने लगी। क्या हुआ। ऋषभ बोला, बस बहुत हुआ, सब मजाक में मत लो। किया बोली। अब क्या किया मैंने। ऋषभ ने पूछा। किया ऋषभ को गुस्से से देखे जा रही थी। ऋषभ ने कोट नहीं पहना था, बस शर्ट पहना था और उस पर भी शर्ट की बाहें ऊपर चढ़ा रखी थी, और टाई को तो कलर पर लटकाई हुई थी। टोटल गुंडा लग रहा था, मानो वसूली करने के लिए निकला किसी एरिया का भाई हो। किया जल्दी से पास आई। उसने तुरंत ही ऋषभ के दोनों हाथों की बाहें ठीक की, फिर कोट को पहनाया, फिर टाई को ठीक से गले पर टाई किया और बालों को ठीक करने लगी। फिर ऋषभ को वापस बेड पर बिठा दिया। हिलना भी मत, बोलकर किया अलमारी के पास गई, फिर हाथ में मोजे और जूते लेकर वापस आई। मैं ये नहीं पहनने वाला। ऋषभ बोला। जक मार कर भी पहनोगे, समझे। गुस्से से बोलती हुई किया ऋषभ के पैरों के पास घुटनों पर बैठ गई। बीवी, कुछ ज्यादा हो रहा है। ऋषभ सीरियस होते हुए बोला। ऋषभ के चेहरे के हाव भाव अब बदल गए थे, क्योंकि किया हद से आगे बढ़ चुकी थी। वो एक पत्नी धर्म निभाने की कोशिश कर रही थी जिसे ऋषभ कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऋषभ ऐसे तो किया से कभी नफरत नहीं कर पाएगा। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, बोलकर किया ने ऋषभ के दोनों पैरों में बारी बारी से मोजे पहना दिए, फिर जूते भी पहना दिए। मैंने मना किया था ना। ऋषभ बोला। अगर बच्चों की तरह जिद करोगे तो मैं आपको बच्चों की तरह ही संभालूंगी। किया ने बोलते हुए सर उठाए ऋषभ को देखा। किया की आंखों में पानी आ चुका था। मत कर ये सब प्लीज। ऋषभ भारी आवाज में बोला। बोला था ना मैं आपको बर्बाद नहीं होने दूंगी। किया नम आवाज में बोली। ऋषभ के दिल में दहशत का माहौल बन चुका था। वो जानता था कि किया उसे मजबूर कर रही। ये गेम मत खेल, बर्बाद कर दूंगा तुझे। ऋषभ गुस्से से बोला। तभी किया ने अचानक उठकर ऋषभ को डिप किस कर दिया और किस करते हुए बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर आ गई। फिर वो जब रुकी तो बोली, बर्बाद हो भी गई तो क्या हुआ, आपकी किया हूं ना, आबाद ही होऊंगी, बर्बाद नहीं। ऋषभ बेचैन हुआ जा रहा था।
उसने किया को साइड में धकेला और उठकर अपने लैपटॉप की बैग उठाए सीधा बाहर निकल गया। कब तक भागोगे ऋषु, आपको मेरे सामने घुटने टेकने ही होंगे। प्यार किया है मैंने, अगर मैं आपकी जिद हूं तो आप मेरा पागलपन बर्बाद कर दूंगी खुद को, मगर आपको कहीं जाने नहीं दूंगी, किया दरवाजे की तरफ देखती हुई बोली और अपने आंसू पोंछती हुई खड़ी हुई, फिर बाथरूम के अंदर चली गई। ऋषभ कार में बैठा ऑफिस जा पहुंचा। तभी उसने देखा टीना और मिश्रा जी किसी आदमी को पकड़े पीछे पार्किंग एरिया में खड़े थे। ऋषभ ने देखा वो आदमी एक चेयर पर बैठा हुआ था और उसके मुंह पर मिश्रा जी ने अपना मोजा ठूसा हुआ था। ऋषभ ने ये अंदाजा मिश्रा के पैर पर से लगाया था, क्योंकि एक पैर में जूता था तो दूसरे पैरों पर कुछ नहीं था। ऋषभ कार पार्क करके बाहर आया, पर जैसे ही वो नजदीक जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि चार्मी अपने हाथ में बाल्टी लेकर भागती हुई पीछे के दरवाजे से बाहर आई। कमीने, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, चार्मी चिल्लाई। ऋषभ को साक्षात मां काली उसके अंदर दिखाई दे रही थी। आकर चार्मी ने उबलता हुआ गर्म पानी सीधा उस आदमी के ऊपर डाल लिया। ऋषभ की वही फटकर 4 हो गई। अब उस आदमी को ये 3 मिलकर इतना टॉर्चर क्यों कर रहे थे ये कल ही पता चलेगा। तो प्लीज जुड़े रहिए मेरी इस कहानी के साथ। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर माई स्टोरी फ्रेंड्स। और हाँ, मैंने कुछ सोचा है आपके लिए। एक नया कैरेक्टर आने वाला है, तो मैं सोच रही थी कि आप ही में से किसी एक के नाम पर से उस कैरेक्टर को बनाओ। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे तो मुझे बताएं। ये एक कंपटीशन होगा जिसमें रोज एपिसोड अपलोड करने के बाद सभी के कमेंट देखे जाएंगे। जिसकी भी कमेंट अच्छी होगी, यूनिक होगी, जैसा आप मेरी स्टोरी के लिए बोलते हो वैसी, तो आपके नाम से नया कैरेक्टर आएगा। और हाँ, प्लीज किसी भी नतीजे पर ना जाना, कोई लव ट्रायंगल नहीं होने वाला। अगर आइडिया अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई अच्छा डायलॉग है जो यूनिक है, जिसे आप मेरे अगले आने वाले एपिसोड में ऋषभ या किया के मुंह से बोलते हुए देखना चाहते हो, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू। आई होप आज का एपिसोड आपको अच्छा लगे। थोड़ा सा बोर हुए हो तो माफ कीजिएगा, अगली बार ठीक से लिखा जाएगा, बट स्टोरी है तो ये सब चलता रहेगा। प्लीज बी सेफ और मास्क पहने हुए बाहर जाए, ठीक से अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय। चैप्टर 25, ऑफिस में भौकाल तो घर में तबाही। ऋषभ की फटकर 4 हो गई। वो हैरानी से चार्मी को देखे जा रहा था, तो कभी उस कुर्सी पर बंधे आदमी को। वो आदमी जो कुर्सी से बंधा हुआ था, गर्म पानी से जलने के कारण चिल्लाए जा रहा था। ओ यच चार्मी, ये क्या कर रही तू? ऋषभ डरता हुआ बोला। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि भोली भाली दिखने वाली चार्मी मां काली का रूप भी धारण कर सकती थी। ऋषभ की आवाज आते ही सभी पीछे मुड़कर देखने लगे। सर, आप? चार्मी की हवाएं उड़ने लगी। डर के मारे उसने वो बाल्टी उस आदमी के पैर पर गिरा दी। शीट! वो आदमी दर्द में करहाता हुआ बोला। सभी ऋषभ को देखकर चुप थे। सर, ये आप ही हो ना? टीना हैरान होते हुए बोली। नहीं नहीं, ये हमारे सर नहीं है, जरूर कोई दूसरा है जो सर के डे से दिखता है और सर के डे से दिखने का फायदा उठा रहा। मिश्रा जी बोले। ये क्या बोल रहे हो? ऋषभ तिलमिलाया हुआ बोला। ओए चुप कर, तू है कौन? बड़ा आया हमारे सर की नकल करने वाला। हमारे सर एकदम गुंडे मावली की तरह लगते हैं, एकदम हॉट टोटल पटाखा। चार्मी बोली। बे क्या बोल रहे हो तुम सब? ऋषभ ने कहा। अरे तू कौन है? और सुन भाई, यहाँ से जा, हमारे सर आने ही वाले हैं, कहीं देख लिया तो तू तो गया। टीना बोली। टीना की बच्ची पागल है क्या? ऋषभ चिल्लाया। सर, टीना हैरानी से बोल पड़ी। सभी हैरान थे ऋषभ के बदले हुए लुक से, सब चौंक गए थे, किसी को समझ ही नहीं आया। आज ऋषभ एक जिम्मेदार बिजनेसमैन की तरह लग रहा था। ओए मोटी, क्या बोली तू मेरे बारे में? मैं गुंडा हूँ, मावली हूँ? फिर से बोल। ऋषभ गुस्से में था। सॉरी सर, मुझे लगा कोई और होगा। चार्मी बोली। इसका मतलब मेरे पीछे तू ये सब बोलती है क्यों? सही कहा ना मैंने? ऋषभ गुस्से में था। चार्मी ना में सर हिलाने लगी। ये सब क्या चल रहा है? ऋषभ गुस्सा दिखाता हुआ बोला। वो सर जी, ये ना जासूसी करने वाला है जिसे हमने पकड़ लिया है, वो भी पूरी रात की मशक्कत के बाद। मिश्रा बोला। क्या मतलब जासूस है? ठीक से बताओ। ऋषभ बोला। वो सर, आपने जो फाइल का जिक्र किया था उसका तो हरिकृष्णा सर ने ही खेल कर दिया, मगर ये नया वाला फिर से मार्केट में आ गया।
कल रात सामने वाले कॉफी शॉप में बैठा हिडन कैमरे से सब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। आपको तो पता ही हमारे एम्प्लॉय सारे सामने की कॉफी शॉप में अक्सर जाते रहते हैं। तो ये हरामी वहीं पर सबकी जासूसी कर रहा था और वीडियो के साथ साथ तस्वीरें भी खींचे जा रहा था। इसकी बैग में एक कैमरा फिट है, टीना बोली। ऋषभ ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। फिर टीना आगे बताती है, वो तो अच्छा हुआ पिछले कमरे में बैठा आपका दोस्त कैमरे में इसकी हरकत को देख गया। बारी बारी से बैग को घुमा रहा था तो आपके दोस्त को अजीब लगा और फिर क्या, 4K रिकॉर्डिंग वाले कैमरे से जूम किया तो इसका भांडा फूट गया। टीना अपनी बात ऋषभ के आगे रखती हुई बोली। फिर आगे मिश्रा ने बताना शुरू किया। फिर आपके दोस्त ने मुझे कॉल किया और मैंने टीना को बोला। हम दोनों कॉफी शॉप में पहुंचे तो सब कंफर्म हो गया था। फिर चार्मी को भी बता दिया और इसे हमने सुबह अभी कॉफी शॉप से उठाया है, मिश्रा ने कहा। हद है, बे तुम लोगों को और कोई काम धंधा नहीं होता क्या? ऋषभ उस आदमी को देखकर बोला। अरे यही तो हमारा काम है, वो बोला। हाँ सॉरी, हाँ भूल गया था, इसी पे तो तुम्हारी रोजी रोटी चलती होगी, ऋषभ सोचता हुआ बोला। तभी पिछला दरवाजा खुला। कहा है साला कमीना, आवाज आई। सभी ने मुड़कर देखा। ओए पागल है क्या? ऋषभ चिल्लाया। सभी के तोते उड़ गए। धीरज गुप्ता अपने कुत्ते को साथ लेकर आता हुआ दिखाई दिया, पर देखने से यही लग रहा था कि कुत्ता धीरज को अपने साथ लेकर आ रहा था। धीरज रोकने की कोशिश कर ही रहा था कि सबने देखा कुत्ता पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा था और अपने पीछे धीरज को घसीटता हुआ लेकर आ रहा था। वो रोटवाइलर कुत्ता था, शेर की तरह खूंखार। अबे इसे क्यों लेकर आया? ऋषभ चिल्लाया। मम्मी, चार्मी रोने लगी। अरे यार गुप्ता, तूने उसे ठीक से ट्रेन नहीं किया अभी तक और मुंह उठाए इसे यहाँ लेकर आया, मिश्रा बोला। ऋषभ भागकर अपनी गाड़ी के बोनेट से चढ़कर सीधा जो पार्किंग एरिया की दीवार थी उस पर जाकर बैठ गया। वो काफी ऊंची थी और वहां तक वो कुत्ता पहुंच नहीं सकता था। टीना ने चार्मी का हाथ पकड़ा। चल यहाँ से, बोलकर टीना चार्मी को लेकर ऋषभ की गाड़ी के बोनेट से होकर ऋषभ के पास आ गई। ओए मोटी, मेरी गाड़ी का बोनेट तोड़ा है ना तो देख लेना, तेरी सैलरी से काटूंगा। BMW गाड़ी है, कोई 5 या 10 हजार का नहीं आता, ऋषभ बैठे बैठे चिल्लाया। चार्मी भी जैसे तैसे करके टीना के पास आई। मिश्रा जल्दी कर, इस पागल कुत्ते का कोई भरोसा नहीं, टीना फिक्र करती हुई बोली। तभी मौका देखकर मिश्रा भी ऋषभ की गाड़ी से होता हुआ दीवार पर आ गया। अरे थोड़ी जगह करो प्लीज, मिश्रा बोला। हाँ रुक 1 मिनट, बोलकर ऋषभ साइड की तरफ खिसका। अरे रुक जा शेरू, धीरज गुप्ता बोला। ऋषभ ने जवाब दिया, जैसे तेरे बोलने से ये रुकने वाला है। हाँ सर, ये पागल मोटा दिमाग वाला कुत्ता, इसके घर में तो छोड़ो आसपास के पड़ोसियों भी 14 इंजेक्शन लगवा चुका है, मिश्रा बोला। अरे अभी तो 2 ही इंजेक्शन लगते हैं मिश्रा जी, चार्मी बोली। यार तू भावनाओं को समझना, मिश्रा हाथ दिखाता हुआ बोला। अरे मेरी गलती नहीं थी ये, चार्मी बोली, गुप्ता ने कहा। चार्मी अपना नाम सुनकर हड़बड़ाए। सभी चार्मी को देखने लगे। मैंने कुछ नहीं किया सच्ची, चार्मी झूठी कसम खाती हुई बोली। सभी वापस मिश्रा को देखने लगे। ये तो मना कर रही, टीना ने कहा। पता था मुझे, इसीलिए मैं भरोसा नहीं करता, मिश्रा अपने शेरों को संभाला हुआ बोला। फिर आगे बताया, इसीलिए मैं कॉल रिकॉर्डिंग हमेशा ऑन ही रखता हूँ, समझी चार्मी, गुप्ता बोला। यार प्लीज इस कुत्ते को दूर रखो, मेरी फट रही, ये काटेगा मुझे, वो आदमी बीच में बोला। हाँ तो तुझे कटवाने के लिए ही इसे लेकर आया हूँ, गुप्ता बोला। वो आदमी डर के मारे रोने लगा। चुप नहीं तो अभी इसे तेरे ऊपर छोड़ दूंगा, गुप्ता की बात सुनकर वो आदमी चुप हो गया। फिर ऋषभ को देखकर गुप्ता आगे अपनी बात बताता है। सर ये चार्मी बोली, जासूस मिला है, कुत्ते तो लेकर आओ, इसे कुत्ते से करवाएंगे। ओए झूठ मम्मी बोल, मैंने बोला था कि हो सके तो लाना, नहीं तो मत लाना, चार्मी के मुंह से निकला। देखा सर, गुप्ता चार्मी की तरफ उंगली करता हुआ बोला। सभी अब चार्मी को देखे जा रहे थे। इसे यहाँ क्यों लाया? अब ये सबको काटेगा, ऋषभ ने कहा। सर हमें तो ऑलरेडी काट चुका है, चार्मी रोता मुंह बनाए बोली। क्या बोल रही तू? ऋषभ ने पूछा। अपने यहाँ से कितने लोग शिकार हुए हैं? ऋषभ ने पूछा। सर 15 है अभी तक, टीना बोली।
मैं और टीना तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ही हॉस्पिटल की टिकट कटवा चुके हैं, मिश्रा गम खाए बोला। अरे किसने बोला था अपने भाई के कुत्ते को गोद लेने के लिए? लेना ही था तो बच्चा लेते, ठीक से ट्रैक कर सकते, टीना गुस्से से बोली। सॉरी यार, मेरा भाई कनाडा सेटल हो गया इसीलिए इसे यहाँ छोड़ कर गया है। वहां पर इस नस्ल पर प्रतिबंध लगा हुआ है, गुप्ता ने कहा। तो यहाँ कौन सा अलाउ किया है? यहाँ भी बैन ही है इस पर, ऋषभ बोला। तभी कुत्ते का कॉलर टूट गया और वो गुप्ता पर ही झपट पड़ा। गुप्ता सीधा भागा और बोनेट पर चढ़ता हुआ टीना के पास जाकर बैठ गया। राम राम राम, राम राम राम, गुप्ता की सांसें तेज हो चुकी थी। जब तू खुद इसे कंट्रोल नहीं कर सकता तो रखता क्यों है फिर, मिश्रा गुस्से से बोला। सॉरी यार, गुप्ता रोता हुआ मुंह बना के आगे बोला। साला रोज इसको अंडा खिलाता हूँ, दूध पिलाता हूँ, बिस्किट खिलाता हूँ, फिर भी मेरी बात नहीं सुनता। तू क्या बाप है इसके जो ये तेरी बात सुनेगा, ऋषभ बोला। सर ये तो गलत बात है ना, कोई नहीं मिलता तो मुझे काट लेता है, गुप्ता ने कहा। चुप, ऋषभ अब गुस्से में आ गया था। सभी ऊपर बैठे किसी सर्कस के जोकर के जैसे लग रहे थे जो नीचे खड़े कुत्ते पर अपनी नजरें गड़ाए थे। यार कोई सिक्योरिटी को कॉल करो, ऋषभ ने कहा। हाँ मैं करता हूँ, मिश्रा ने अपना फोन निकाला। तभी पार्किंग में एक गाड़ी हॉर्न बजती हुई अंदर आई। ये तो हरे कृष्णा जी की गाड़ी है ना, मिश्रा ने टीना से पूछा। हाँ उन्हीं की लग रही, टीना ने जवाब दिया। ओह सीट, चार्मी ने कुत्ते को देखकर कहा। सभी समझ गए थे कि आगे क्या होने वाला था। मत आओ प्लीज, मिश्रा चिल्लाया। आज मैं उस ऋषभ को छोड़ने नहीं वाला, भले ही वो तेरा पोता ही क्यों ना हो, हरे कृष्णा जी बोले। ओए यार ठंड रख, इतना गुस्सा ठीक नहीं यारा, तेरा बीपी बढ़ जाएगा ओए, अधिराज जी उसे समझाते हुए कहते हैं। तभी दोनों की नजर सामने ऊपर की तरफ बैठे 4 या 5 लोगों पर गई। दोनों हैरानी से ऋषभ, चार्मी, टीना, मिश्रा और गुप्ता को देखने लगे। ये बंदर है क्या, हरे कृष्णा जी बोले। देख तेरा पोता क्या कर रहा, हरे कृष्णा जी ने अधिराज को दिखाया। अधिराज हैरानी से सभी को देखने लगे। तभी पार्किंग एरिया के बीच में कुर्सी पर बैठे एक आदमी पर दोनों की नजर गई। लगता है बंधा हुआ है, अधिराज जी बोले। चल देखते हैं, अधिराज जी ने फिर से कहा। ये सब उन बंदरों का ही किया धरा है, देख लेना, अगर गलत हुआ तो अपनी मूछें मुंडवा दूंगा, हरे कृष्णा जी बोले। तभी उन्हें फिर से बाहर की तरफ से सभी हाथ हिलाते हुए दिखाई दिए। ये देख, सभी दूर बैठे हाय किए जा रहे, शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी कंपनी के कर्मचारी होकर ये सब करते रहते हैं, हरे कृष्णा जी बोले। अधिराज जी के पास सिवाय चुप रहने के अब कुछ नहीं था, भला आंखों देखा सच कौन जुठला सकता था। दोनों बाहर आए। यार मना कर रहे फिर भी दोनों बाहर निकले, ऋषभ बोला। मुझे लगता है बड़े सर कुत्तों से नहीं डरते इसीलिए मना किया, फिर भी हमारी मदद के लिए आगे आए, सैल्यूट सर सैल्यूट, मिश्रा बोला। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा, टीना बोली। कुछ नहीं, पूरी दाल ही काली है, ऋषभ ने कहा। क्या मतलब सर, चार्मी ने पूछा। वो कर देख रही, ऋषभ ने उंगली करके इशारा किया। हाँ सर, वो तो रोल्स रॉयस है ना, चार्मी बोली। हाँ तो ये जान लो कि वो कार साउंड प्रूफ है, अगर धमाका भी होगा तो भी मुश्किल से सुनाई देगा, उसके इंजन की आवाज भी नहीं सुनाई देती, ऋषभ बोला। मर गए, गुप्ता जी बोले। ये तो हमने सोचा ही नहीं, मिश्रा ने कहा। इन्हें कोई बताओ, पागल कुत्ता पार्किंग एरिया में डेरा डालकर बैठा है, ऋषभ बोला। हाँ चीफ, इन्हें बताना पड़ेगा, टीना बोली। तभी ऋषभ ने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगा। ये क्या कर रहे सर, चार्मी ने पूछा। कुछ नहीं, तुम बस अपना काम करो, ऋषभ बोला। अरे सर, यह मत आइए, कुत्ता है, टीना चिल्लाती हुई हाथ दिखाए बोली। अरे ये देख ये लोग क्या बोल रहे, अधिराज ने हरे कृष्णा को सामने ऊपर बैठे सभी की ओर इशारा करते हुए कहा। कुछ बोल रहे, चल पास जाते हैं, हरे कृष्णा बोला। तभी कुत्ते की नजर उन दोनों पर गई। वो दोनों को देखकर गुर्राया और दांत दिखाने लगा। इस कुत्ते से डर रहे, क्या दिन आ गए हैं, अधिराज बोला। हमारे जमाने में ऐसे कुत्तों को तो एक हाथ से उठाकर फेंक दिया करते थे, लगता है इन्हें हमारी हड्डियों की ताकत दिखानी ही पड़ेगी, हरे कृष्णा आगे आते हुए बोल। वो कुत्ता सामने की ओर भागा और हरे कृष्णा पर झपट पड़ा।
सभी दीवार के ऊपर बैठे ये नजारा देख जा रहे थे। मिश्रा फोन मत करना, ऋषभ बोला। जी सर, मिश्रा बोला। क्या जी सर, टीना गुस्से से बोली। सभी ने देखा कुत्ते ने हरे कृष्णा की छड़ी मुंह से पकड़ ली थी। ओए अधिराज के बच्चे, खड़ा क्या है, मदद कर मेरी। ऐसा भयानक जानवर तो हमारे जमाने भी नहीं होता था। हरे कृष्णा की फटी पड़ी थी। हाँ हाँ रुक, बोलकर अधिराज आगे आया और कुत्ते को छड़ी से मारने लगा। कुत्ता और ज्यादा भड़का और अधिराज जी की धोती पकड़ ली। ये क्या कर रहा है? हरे कृष्णा मदद कर, मेरी धोती उतार देगा। बच्चे सब देख रहे, अधिराज डर के मारे बोला। छोड़ मेरे दोस्त को। हरे कृष्णा ने कुत्ते को छड़ी मारी। गुस्से से भिन्नता हुआ कुत्ता अब हरे कृष्णा की छड़ी को खींचने लगा। कुत्ते का जोर ही कुछ इतना था कि छड़ी हाथ से छूट गई। हरे कृष्णा डर के मारे फुर्ती दिखाते जैसे तैसे रोल रोया के बोनेट पर चढ़ा। सभी हंसने लगे। अरे मेरे लिए रुक, अधिराज जी बोले। पर तभी कुत्ते ने वापस उसकी धोती पकड़ ली। ओए यार मेरी धोती छोड़, अधिराज जी ने बोला। पर कुत्ता माना ही नहीं। जोर जबरदस्ती में धोती फट गई और मौका देखकर अधिराज जी भी हरे कृष्णा का हाथ पकड़कर गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। सब कुछ ऋषभ ने बैठे बैठे फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। सब देखे जा रहे थे। हरे कृष्णा और अधिराज जी दोनों ही कुत्ते से पीछा छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। यार गुप्ता, तेरे कुत्ते ने तो सच में सिंघानिया अंपायर की दोनों बुनियादों को हिला कर रख दिया। ऋषभ हंसने लगा। सर, टीना गुस्से से चिल्लाई। अच्छा सॉरी, ऋषभ अपना हंसना रोक के बोला। अब कॉल कर ले, ऋषभ ने मिश्रा से कहा। जी सर, मिश्रा ने फोन सिक्योरिटी को मिला लिया। पर तभी सिक्योरिटी वहां आ पहुंची। ऋषभ और बाकी सब ने देखा 5 से 6 लोग थे, सभी के हाथ में डंडे थे। ओए अधिराज, किसी को हमारे हड्डियों वाली बात बता ना चले, हरे कृष्णा बोला। हाँ हाँ जनता हूँ मैं, अधिराज बोला। कुछ देर बाद सभी बोर्ड मीटिंग रूम में खड़े थे। अधिराज और हरे कृष्णा जी दोनों सामने बैठे थे। हरे कृष्णा जी के आंखों से अंगारे बरस रहे थे। अब तो अधिराज जी की भी हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोले। कुत्ता किसका था? हरे कृष्णा जी चिल्लाए। जी मेरा सर, धीरज गुप्ता आगे आया। 15 दिन के लिए तुम सस्पेंड हो, और आगे कुछ बोले तो पूरा 1 महीना। हरे कृष्णा की बात सुनकर गुप्ता चुप रहा। पर मेरी बात तो सुनिए दद्दू। तू चुप रहे नालायक। तू लायक ही नहीं है, एक कंपनी का सीईओ ऐसा होता है। बोलकर हरे कृष्णा ने अपनी असिस्टेंट को इशारा किया। एक बड़ी सी स्क्रीन पर सिक्योरिटी फुटेज चलने लगा। ये देख तेरे मासूम से पोते का कारस्तान, हरे कृष्णा अधिराज से बोला। सभी ने देखा, स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा था। सब ने देखा उसमें ऋषभ आधी रात के 2 बजे कंपनी की बोर्ड मीटिंग रूम में लकड़ी को लेकर आया और अधिराज और हरिकृष्णा जहां बैठे थे वहीं पर उस लड़की को टेबल पर बिठाकर दोनों कपड़े निकालने लगे थे। वीडियो ब्लर हो चुका था। फिर दूसरा वीडियो चला। एक कंपनी का एम्प्लॉय किसी लड़की को लेकर इमरजेंसी फेयर एग्जिट की सीढ़ियों पर भी वही सब हरकत किए जा रहा था। और 2-3 वीडियो चले, सब में यही हरकत। वीडियो खत्म हुआ तब मीटिंग रूम में सन्नाटा था। ओए पुत्र जी, तू अगर इस कुर्सी की रिस्पेक्ट नहीं करता तो तू इसके लायक ही नहीं है, अधिराज भारी आवाज में बोले। सॉरी दादाजी, मैं जानता हूँ गलती हुई है एंड मैं ये भी जानता हूँ कि इस कंपनी को मुझसे बेहतर और कोई नहीं चला सकता। बस एक मौका दे दीजिए, दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ऋषभ सीरियस था। जाओ यहाँ से, और उस जासूस को पुलिस के हवाले कर देना था। अपना दिमाग क्यों चलाया? तुम सब 5 दिन के लिए सस्पेंड किए जाते हो। सुख मनाओ, बेंगलो वाली ब्रांच में ट्रांसफर नहीं किया तुम सबका, हरे कृष्णा बोला। सभी बाहर चले गए। ओए 5 दिन, अधिराज जी ने हरे कृष्णा की तरफ देखा। अरे फिक्र मत कर, आज पूरे 50 साल हो रहे। अब पार्टी करेंगे। 5 दिन तो यूं निकल जाएंगे, कोई नुकसान नहीं होने वाला। और बाहर बात लीक भी हुई तो बोल देंगे कि 5 दिन तो पार्टी की तैयारी में सब लगे हुए थे, किसी ने अफवाह फैलाई होगी, हरे कृष्णा बोला। ऐसे कंपनी की ऊंची पोस्ट के लोगों को सस्पेंड करना, मतलब कंपनी की रेप्यूटेशन दांव पर लगाने के लिए काफी था। तू बहुत कमीना है, अधिराज हंसते हुए बोला। हाँ वो तो मैं हूँ, हरे कृष्णा बोला। फिर आगे बोला, वैसे आज तेरा पोता अच्छे से तैयार होकर आया है, आई एम इम्प्रेस्ड। हरे कृष्णा की बात सुनकर अधिराज उससे कहता है।
सब बीवी का कमाल है, इस नालायक को उसकी बीवी ही पटरी पर लेकर आएगी, देखना तुम। अधिराज की बात सुनकर हरिकृष्णा हंसने लगा। वैसे तेरे नालायक पोते ने शादी करने का फैसला सही लिया, अब उसी का फैसला उसके सर के ऊपर चढ़कर नाचेगा, तब मजा आएगा। हरिकृष्णा जोर जोर से हंसने लगा। तभी उनका फोन बज उठा। मेरी पोती का फोन है, 1 मिनट रुक जरा, बोलकर हरिकृष्णा उठा और साइड में जाकर बात करने लगा। रात के 9 बज रहे थे। कोई घर पर नहीं था, सिर्फ किया ही ऋषभ का इंतजार किए जा रही थी। उसने अभी तक खाना नहीं खाया था और मैसेज में लिख दिया था कि ऋषभ के आने के बाद ही साथ में खाना खाएगी, नहीं तो भूखी रहेगी, जिस वजह से ऋषभ को ना चाहते हुए भी भागकर सीधा घर आना पड़ा था। वरना ऋषभ का प्लान तो गप्पे लड़ाने के लिए अपने दोस्त के बार में जाना ही था। ऋषभ मुंह फुलाए सीधा अपने कमरे में चला गया। यूं राजधानी एक्सप्रेस की तरह अंदर आते और रॉकेट के डे से ऊपर अपने कमरे में जाते पति को देखकर किया को कुछ समझ नहीं आया, वो भी ऊपर कमरे में चली गई। क्या हुआ, मुंह क्यों फुलाए बैठे हो आप? अंदर आके किया ने बेड पर बैठे हुए ऋषभ को देखते हुए कहा। तू जानकर क्या करेगी? ऋषभ अभी भी मुंह फुलाए बैठा था। हम मतलब ऑफिस में कोई कांड हुआ है? सही कहा ना मैंने ऋषु? किया शब्द को खींचती हुई बोली। ऋषभ मुंह फुलाए उसे ही देखे जा रहा था। चुप रहने का क्या लेगी? ऋषभ बोला। एक किस्सा। किया ऋषभ के पीछे जाकर बैठती हुई बोली। फिर अचानक ही हाथ आगे लाकर ऋषभ का कोट उतारने लगी। मत कर, ऋषभ चिढ़ता हुआ बोला। चुपचाप बैठे रहो, ये आपका गुस्सा नहीं आपकी थकान बोल रही। किया ऋषभ के कंधों पर मसाज करती हुई बोली। ऋषभ एकदम से चुप हो गया, मानो उसकी सारी थकान धीरे धीरे छूमंतर हो रही हो। रिलैक्स हो जाओ ऋषु, आप पर गुस्सा सूट नहीं करता। किया सर में हाथ फेरती हुई बोली। किया ऋषभ के सर में और कंधों पर तो कभी पीठ की मसाज कर रही थी, जिस वजह से ऋषभ की सारी थकान दूर हो गई थी। कुछ देर तक यही चलता रहा, फिर मसाज बंद करके किया ने ऋषभ को पीछे से गले लगाया और कहा। भूख नहीं लगी? लगी है ना, पर घर पर नहीं खाना, बाहर चलना है तुझे? ऋषभ के बोलते ही किया खुश होकर बोली। सच्ची? उद्धरण चिन्ह। हाँ, वैसे भी मैं किसी का एहसान नहीं रखता, तूने मसाज करके दी इसीलिए तुझे बाहर लेकर जा रहा हूँ, ऋषभ बेरुखी के साथ बोला। सीधा सीधा बोलो ना कि मेरी फिक्र है इसीलिए बाहर लेकर जा रहे हो, किया ने कहा। किया का बोलना सच था, ऋषभ बार में जाने वाला था, पर किया जब से यहाँ आई थी ऋषभ उसे कहीं नहीं लेकर गया था, पूरा दिन घर पर रहती थी। ऊपर से इतनी केयर करने वाली बीवी अगर दीपक लेकर भी ढूंढने जाएगा तब भी नहीं मिलती, और इस बात का ऋषभ को अंदाजा था। ऋषभ ने जब तक वो कमरबंद पहना हुआ था तब तक ऋषभ उसे एक बीवी की तरह ही ट्रीट करने वाला था। आखिर कमरबंद ही क्यों, ये तो उसी रात पता चलेगा। तुझे से के पता कि मुझे तेरी फिक्र है? ऋषभ ने पूछा। अच्छा नहीं है? किया ऋषभ को जोर से पीछे से हक करती हुई बोली। ना बिल्कुल ही नहीं, ऋषभ बोला। झूठे? किया बोली। 1 नंबर का, ऋषभ ने जवाब दिया। हाँ, दूसरे और तीसरे नंबर के तो आप होते ही नहीं, किया बोली। ऋषभ उठा और कपड़े बदलने लगा। बताओ ना, किया ने पूछा। क्या? ऋषभ बोला। कहाँ लेकर जा रहे? किया ने पूछा। जहानुम में। चलेगी? शौक से, किया बोली। काफी शौक है जहानुम का, ऋषभ बोला। जी पति, वो क्या है ना, शैतान की बीवी हूं ना, तो आजकल यही सब मेरे शौक बन गए हैं, किया ने कहा। अब मैं शैतान ही सही, तू फरिश्ता ही बन जा मेरे लिए, ना सही पर अपने भाई के लिए तू उजाला ही बन जा, ऋषभ बोला। क्या करूं? शैतान से जुड़ी हूं, किसी फरिश्ते से नहीं, अगर तेरे दर पर मुकद्दर बदलता है तो मुझे किसी भगवान की जरूरत नहीं, किया ने जवाब दिया। अच्छा, ऋषभ देखे जा रहा था। किया बिस्तर पर बैठी भोली सी मुस्कान लिए अपना सर हिलाए जा रही थी। उफ माशुकाना तेरा यूं मुस्कुराना, हाय मेरी अदाहे कातिलाना, किया मुस्कुराती हुई बोली। प्यार करते हो या नहीं? किया ने पूछा। तू तबाही है मेरी बीवी, ना बन बर्बाद कर दूंगा, बेइंतहा नफरत है तुझसे, जलाकर खाक कर दूंगा। बेशक तू जिद और जुनून है मेरी, मगर ये मत भूल शैतान में भी किसी से कम नहीं। ऋषभ मुस्कुराता हुआ बोला। क्या है ना पति, जवाब मेरे पास भी है, किया ने कहा। तो बताओ, ऋषभ किया को देखता हुआ बोला। मुझे कहते हो मैं तबाही हूँ आपकी,
बेइंतहा नफरत की वजह जिद और जुनून हूँ आपकी। क्या कभी अपने दिल में झांक कर देखा है मेरे पतिदेव, क्योंकि जिंदगी जीने की वजह भी मैं ही हूँ आपकी, किया ने जवाब दिया। कातिलाना हो। जी आप ही की हूँ, किया उठकर कपड़े बदलने लगी। तभी ऋषभ ने किसी को कॉल किया। हेलो सर, फोन की दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। हेलो, मैं किसी के साथ आ रहा हूँ, सब तैयार रखना। ठीक है सर, सामने से जवाब आया। किससे बात हुई और बोला क्यों नहीं कि मैं अपनी बीवी के साथ आ रहा हूँ? बताओ मुझे, किया नाराज होते हुए बोली। मेरी चुड़ैलों की अम्मा बस कर, तू क्षमा है और मैं तेरा परवाना, गलती हो गई मुझसे, अब माफ भी कर दे मेरी माशुकाना, ऋषभ हाथ जोड़कर बोला। याद रखना, हैंडल विथ केयर। बीवी हूँ कोई चुड़ैल नहीं, आग हूँ कोई पानी नहीं, अगर गलती की तो सजा ए इश्क भुगतनी होगी, घुटने टेक कर ही सही मगर सर चढ़कर मोहब्बत काबुल करनी होगी। किया आंख दिखाती हुई बोली और ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर अपने बालों का जोड़ा बनाने लगी। उसने ब्लैक कलर का सिंपल सा ड्रेस पहना हुआ था, वही ऋषभ ने सुबह जो किया ने टैक्सडो देखा था वही पहना था। साथ में धीरे से अपनी गन किया को ना दिखे वैसे टैक्सडो की हिडन पॉकेट में रख दी जो राइट साइड ऊपर की तरफ था। तू कातिल हसीना से कम नहीं, ऋषभ पास आकर किया के कंधों पर हाथ रखता हुआ बोला। हाँ कातिल ही सही, पर किसी और की हसीना नहीं, किया बोली। और आंखों में काजल लगाकर आईने के सामने लिप बाम लगाने लगी। क्या हुआ, लिपस्टिक नहीं लगानी? ऋषभ ने पूछा। हुस्न का तमाशा पसंद नहीं, बस आपको ही देखने का हक दिया है, किया ने जवाब दिया। तेरा बोलने का बेबाक अंदाज उफ कत्लेआम मचा देता है, ऋषभ ने कहा। तभी किया उठ खड़ी हुई। पति सायराना अंदाज खत्म हुआ हो तो चले या और भी कुछ बाकी है, किया ऋषभ के सीने पर हाथ रखती हुई बोली। ऋषभ ने किया को कमर से पकड़कर अपने और नजदीक खींच लिया। इजाजत है? ऋषभ ने किया की आंखों में देखते हुए पूछा। मरते दम तक इजाजत है, किया ने कहा। तेरा हुस्न महफिल में किसी तबाही से कम नहीं, महफिल आती है शिकायत लेकर हमारे पास, पर अब हम क्या करें, तू किसी कातिल हसीना से कम नहीं। यूं तो कई बार टूटा है मेरा दिल, अक्सर रातों में यूं रोया हूं तेरी वजह से कि अब जहानुम भी नसीब नहीं। ऋषभ बोला। पति ताना मरना बंद कीजिए, अगर मेरी वजह से रोए हो तो आपका हर इल्जाम कबूल है। तेरे दर पर झुकाया है सर मैंने, तेरा हर गम मंजूर है, मोहब्बत बेपनाह कर बैठी हूँ तुझसे, अगर मौत भी आए तो तेरी नफरत भी कबूल है, किया ने जवाब दिया। चल यहाँ से माशुकाना, तू तबाही है मेरी। ऋषभ रूम से बाहर निकल गया, साथ में किया भी। सॉरी गाइस, शायरी कुछ ज्यादा हो गई। सबकी कमेंट पढ़ी जाती है, रिप्लाई भी दिया जाता है, मगर ना दिखे तो मेरी गलती नहीं है। और हाँ, हाय आनू, मैंने आपकी कमेंट पढ़ी है, रिप्लाई भी किया है, और मैं हॉरर कंटेंट में एक्सपीरियंस नहीं हूँ, सॉरी। कल थोड़ा मजा आएगा। आज के एपिसोड में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर स्टोरी पसंद आई हो तो। और हाँ, रंजन शर्मा एंड वाणी वर्मा आपकी शायरी को लिया गया है, आई होप आप हैप्पी हो। एंड काजल शर्मा, आई ट्राई माई बेस्ट फॉर विलन, थैंक यू।